हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम एनटीएससी स्टेज 1 एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करते हुए अपने चैप्टर सेल एंड टिश्यूज़ का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ सेल। प्रीवियस सेशंस में हमने बात करी है सेल के ऊपर और काफ़ी सारी चीज़ें हम सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने ये देखा था कि भाई सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने आकर के सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। इसके अलावा सेल की जो एक हिस्ट्री थी वो भी हमने डिस्कस कर ली थी। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडीज़ को बनाने के लिए केवल एक ही सेल रिक्वायर्ड होता है। वही हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडीज़ को बनाने के लिए बहुत सारे सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसका मतलब ये कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म सेल्स का जो नंबर है वो वेरी कर सकता है। फिर मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश करी थी कि भाई हमारे जो सेल्स होते हैं ना वो अलग अलग शेप्स और साइजेस के हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि एक सेल का फंक्शन क्या होने वाला है या वो सेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किस हिस्से में प्रेजेंट होगा। तो कंक्लूजन हमने क्या निकाला था कि जो हमारे सेल्स हैं वो डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के हो सकते हैं। अब जब हमने सेल्स के बारे में इतना कुछ पढ़ ही लिया है तो क्यों ना अब हम उन कंपोनेंट्स के ऊपर बात कर लें जो कि मिल करके एक सेल को बनाते हैं। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है कि इस सेशन में हम एग्जैक्टली क्या करेंगे। आज के इस सेशन में हमारे चैप्टर का जो एक मेजर टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ सेल, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सेल के फर्स्ट कंपोनेंट के ऊपर एंड दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो सेशन का जो टारगेट है वो ऑलरेडी सेट हो चुका है, सबको समझ में आ भी गया है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से बिना देर किए अपने सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सेशन से ही हम क्या कर रहे हैं, अपने चैप्टर का मेजर टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अब हम बात करते हैं सेल के फर्स्ट कंपोनेंट की, सेल मेम्ब्रेन की। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। फिर इसके बाद में इट इज अ मेम्ब्रेन फाउंड इन ऑल द लिविंग सेल्स एंड इट सेपरेट्स द इनर पार्ट ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटर पार्ट। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन बोल लो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो, एक ही बात है। ये मेम्ब्रेन करती क्या है, बेसिकली ये सभी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होती है। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था। तो ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर सेल है तो सेल को सराउंड करने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ज़रूर से होगी। सभी लिविंग सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती ही होती है, सेल मेम्ब्रेन होती ही होती है। आई बात समझ में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में बोला गया है कि इट सेपरेट्स द इनर पार्ट ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटर पार्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल के इनर पार्ट को आउटर पार्ट से सेपरेट करती है। कैसे, देखो वैसे तो हम धीरे धीरे करके सेल के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे ही, लेकिन एक बेसिक आइडिया तो आपको है ही कि एक टिपिकल सेल में क्या मिलेगा आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, अंदर जो है ना एक फ्लूइड सब्सटेंस मिलेगा जिसको कि हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें कि एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है ना फ्लोट करता रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं ना। तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इसके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया तो है ही। अब अगर मैंने आपको बोला कि देखो भाई ये क्या है, ये रहा सेल का साइटोप्लाज्म और ये क्या है, उसका एक न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म है। और थोड़ा सा अच्छे से बनाती हूं मैं, ये देखो ये क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म है और ये क्या है, काला काला स्फेरिकल न्यूक्लियस है। तो देखो हमारा सेल बन के रेडी हो गया। अब आप बोलोगे कि मैम ये किस तरह का सेल हुआ, हमको तो सेल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। एक काम करते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे मैं सेल के बाहर का जो आप बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल के बाहर जो फ्लूइड है वो भी मैं बना ही देती हूँ। ये देखो, तो मैंने आपको बोला कि देखो ये है सेल और ये है सेल का क्या, बाहर वाला फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब क्या है, सेल के बाहर वाला फ्लूइड। तो आप बोलोगे कि मैम
पहली बात तो ये कि हमको सेल ही नज़र नहीं आ रहा है, तो उसके बाहर का जो फ्लूइड है वो तो और ही बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। ये क्या बनाया है आपने? अच्छा, एक काम करते हैं, अब आपका जो काम है उसको आसान करने के लिए यहाँ पे मैं एक मेम्ब्रेन ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है भाई, यहाँ पे मैंने एक मेम्ब्रेन ड्रॉ कर दी है। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि देखो ये है क्या सेल और ये है क्या उसके बाहर का फ्लूइड, तो क्या आपको ये बात समझ में आएगी? आप बोलोगे हाँ, बोलना पड़ेगा हाँ, ठीक है। अब बोलोगे कि यस मैम, अब हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ये सेल है और उसके बाहर का क्या है, फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो एक बात मुझे बताओ, ये जो मैंने यहाँ पे एक बाउंड्री, एक मार्जिन ड्रॉ करी है, एक मेम्ब्रेन ड्रॉ करी है, अगर मैं ये ड्रॉ ना करती तो क्या आप सेल के अंदर वाला हिस्सा और उसके बाहर वाले हिस्से के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते? मिटा के देख लो, विश्वास ना हो तो ये लो। सेल के अंदर हम सबको पता है कि क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। सेल के बाहर आप बोल सकते हो कि क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो अगर मैं एक बाउंड्री, एक मार्जिन या एक मेम्ब्रेन ड्रॉ ना करूं तो क्या आप सेल के अंदर वाले पार्ट और उसके बाहर वाले पार्ट के बीच में डिफरेंशिएट कर पाओगे? ऑफ कोर्स नॉट। इसका मतलब क्या है कि हमें एक बाउंड्री ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। ये बाउंड्री और कोई नहीं, ये है कौन? अपनी प्यारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। हर एक लिविंग सेल में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती ही होती है। कभी किसी कंफ्यूजन में मत आना कि प्लांट सेल है तो हो सकता है कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो, एनिमल सेल है तो हो सकता है कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो। ऐसा नहीं होता, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ही होगी। इसके अलावा अगर यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसके बारे में हम अपने अपकमिंग सेशंस में बात करते जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर नए ज़माने का सेल है तो हो सकता है कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो। जो पुराने ज़माने का सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, हो सकता है कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना होती हो। ऐसा नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको हर एक लिविंग सेल में मिलेगी। और ये क्या करती है, सेल के इनर पार्ट को आउटर पार्ट से सेपरेट करने की कोशिश करती है। ये बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये क्या करने वाली है, सेल की इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करने वाली है। जब हम सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं ना, तो हमें एक इंडिविजुअल सेल दिखाई देता है। हम सेल की इंडिविजुअलिटी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसकी सेल मेम्ब्रेन बना करके। आई बात समझ में? फिर इन केस ऑफ प्लांट सेल्स में क्या होता है, अ सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, वाइल आप बोल सकते हो कि जो सेल मेम्ब्रेन है लाइज बिनेथ। तो प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होती है और उसके अंदर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक प्लांट सेल बनाऊं तो आप बोल सकते हो कि ये क्या होगी, सबसे पहले प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, सबसे बाहर वाली कवरिंग, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो प्लांट सेल में जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं सेल वॉल, और सेल वॉल के नीचे कौन आकर के लाया करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जब हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। नो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने एक एनिमल सेल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, इसके बाहर और कोई दूसरी आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं है। The same in the case for some bacterial cells as well। तो कुछ बैक्टीरियल सेल्स भी ऐसे होते हैं जिनमें कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, सेल वॉल। इज दैट क्लियर? चलो, तो आई होप इतना सबको समझ में आया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, सभी लिविंग सेल्स में होती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है बेसिकली क्या करती है, सेल के इनर पार्ट को आउटर पार्ट से सेपरेट करती है। सेल वॉल आप बोल सकते हो कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल के नीचे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कुछ बैक्टीरियल सेल्स में भी, बाकी जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट कवरिंग के नाम पे क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। अब हम जल्दी से आ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर कि एग्जैक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड इन नेचर एंड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बेसिकली आप बोल सकते हो कि फ्लूइड होती है नेचर में, और किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। ये कभी कोई नहीं भूलेगा, सवाल बनते हैं इसके ऊपर। द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखो ऐसा है कि जब भी किसी चीज़ को डिस्कवर किया जाता है,
ठीक है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, अलग अलग जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट आते हैं बताने के लिए कि देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको समझाने के लिए भी कई सारे मॉडल्स दिए गए थे, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो है वो कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जो कि सबसे पहले आप बोल सकते हो कि निकल्सन और सिंगर ने क्या करा था, प्रपोज किया था। कब? इन 1972। आई बात समझ में? तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे समझा सकते हैं? बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि किसने दिया था? सिंगर एंड निकल्सन ने दिया था इन 1972। ये जितने भी मैंने आपको अभी तक साइंटिस्ट के नेम बताए हैं, चाहे वो रॉबर्ट हुक हो, चाहे वो रॉबर्ट ब्राउन हो, लीवन हुक हो, ठीक है, इसके अलावा परकिंजी हो, शील्डन स्वैन हो, सिंगर निकल्सन हो, इन सब के नाम आपको याद रखने होंगे, क्योंकि सवाल तो बनते हैं। अब जो सवाल बन ही रहे हैं तो फिर नाम भी याद रख ही लेते हैं ना, क्या जाता है। चले, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ अ लिपिड बाइलेयर एंड द 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो इस मॉडल के हिसाब से, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से सेल मेम्ब्रेन के बारे में बोला गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की 2 लेयर से बनी होती है। तो दोनों ही लेयर्स को हम कंबाइन करके क्या बोलते हैं? लिपिड बाइलेयर बोलते हैं। बाय मतलब क्या? बाय मतलब कि 2। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की 2 लेयर्स से बनती है, जिसे हम लिपिड बाइलेयर बोलते हैं। प्लस हम बोलते हैं कि इस मेम्ब्रेन में क्या होता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। देखो यहाँ पे, द लिपिड बाइलेयर फॉर्म्स हाईली विस्कस फ्लूइड इन विच 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, आर ऑर्गेनाइज्ड इन मोज़ेक मैनर। तो बेसिकली जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है? फ्लूइड होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने वाली जो लिपिड बाइलेयर है वो क्या करती है? एक हाईली विस्कस फ्लूइड बना देती है। आई बात समझ में? कि जो लिपिड बाइलेयर है वो क्या करती है? एक बहुत ही हाईली विस्कस का मतलब क्या होता है? गाढ़ा, है ना। अब मैंने बोला है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड है नेचर में, इसका मतलब ये नहीं कि सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बह जाती है, कि फ्लूइड है तो बह जाएगी, फ्लो कर जाएगी, ऐसा नहीं होता है। गाढ़ी होती है, वो बहुत डेंस होती है, विस्कस होती है। क्यों हो रही है? माना फ्लूइड है नेचर में, लेकिन क्यों हो रही है? आप बोल सकते हो कि फ्लूइड, क्योंकि जो लेयर उसको बना रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो ऐसी है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने वाली लिपिड बाइलेयर क्या करती है? एक बहुत ही हाईली विस्कस फ्लूइड बनाती है, जिसमें कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 तरह के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। दोनों ही टाइप के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? मोज़ेक मैनर में पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे आप बोल सकते हो कि फैले रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द बाइलेयर कंप्लीटली और पार्शली। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, नाम से समझ में आ रहा है इंट्रिंसिक, अंदर। तो ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे ये क्या रहते हैं लिपिड बाइलेयर में? या तो कंप्लीटली या पार्शली आप बोल सकते हो कि एम्बेडेड होते हैं। और अगर हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक की, तो ये वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिपिड बाइलेयर के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं, ये अंदर नहीं घुसते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इस डायग्राम से क्या कर सकते हो? अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बोला कि लिपिड की 2 लेयर्स मिलके क्या करती हैं? सेल मेम्ब्रेन को बनाती है। तो ये पूरी क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ये पूरी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और इसको बनाने के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 लिपिड की लेयर्स लगी हुई हैं। कौन कौन सी? एक तो ये वाली, ये रही लिपिड की एक लेयर, ठीक है, और ये रही क्या? लिपिड की दूसरी लेयर। तो क्या समझाया मैंने आपको कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये पूरी क्या है? अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए हमको लिपिड्स की 2 लेयर्स चाहिए हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये क्या बन चुकी है? लिपिड बाइलेयर बन चुकी है। ये लिपिड बाइलेयर क्या करती है? एक बहुत ही हाईली विस्कस फ्लूइड बना देती है, जिसमें कि प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आप बोल सकते हो कि मोज़ेक मैनर में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो चाहे वो इंट्रिंसिक हो, कि यहाँ पे क्या होगा? एक्सट्रिंसिक होंगे, यहाँ पे क्या होगा? इंट्रिंसिक होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। रैंडमली आप बोल सकते हो कि मोज़ेक मैनर में जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक के लिए हम बोलते हैं बेसिकली कि ये वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इंट्रिंसिक वाले, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर में धसे रहते हैं। तो आप देख सकते हो
कि अगर मैं बात करूं इस वाले की, इस वाले प्रोटीन के मॉलिक्यूल की, इस वाले की, ठीक है, तो ये दोनों ही प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसे हुए, लिपिड बाइलेयर में धसे हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो ये दोनों कौन से होंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर मैं बात करूं किसकी, यहाँ पे सपोज एक ऐसा पड़ा है मॉलिक्यूल प्रोटीन का, ये, तो ये क्या हो जाएगा? बेसिकली एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल लिपिड बाइलेयर में धंसा नहीं है, ये बस ऐसे सुपरफिशियली पड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ ब्लू कलर की चेन्स भी दिखाई दे रही होंगी, ये वाली, ये बेसिकली क्या होती हैं? ये होती हैं कार्बोहाइड्रेट चेन्स। ये क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट चेन्स। तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिखाई क्या क्या दे रहा है? लिपिड की 2 लेयर्स, इन लेयर्स के ऊपर आप बोल सकते हो कि लेयर्स के अंदर या ऊपर क्या मिलता है आपको? प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट की चेन्स भी मिलती हैं। तो यही चीज़ क्या बोली थी? सिंगर एंड निकलसन ने बोली थी अपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है लिपिड की 2 लेयर से, लिपिड बाय लेयर से, जिसमें कि आपको कार्बोहाइड्रेट चेन्स भी मिलेंगी। और ये जो लिपिड की बाय लेयर है ये क्या करती है बेसिकली कि एक हाईली विस्कस फ्लूइड बनाती है, जिसमें कि 2 टाइप के जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो मोज़ेक मैनर में ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। इंट्रिंसिक वाले बाय लेयर के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, या तो कंप्लीटली या पार्शली, या तो पूरे के पूरे धसे ही रहेंगे बाय लेयर में, या थोड़े से उठे भी रहेंगे पार्शियली, ठीक है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो तो बस सुपरफिशियली ऐसे ऊपर के ऊपर पड़े रहते हैं बाय लेयर के ऊपर, वो धसते नहीं है उसमें जा करके। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं? It provides protection to the cell along with a fixed environment in the interior of the cell. तो देखा जाए तो हम बोल रहे हैं कि सभी लिविंग सेल्स में क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती ही होती है। चलो प्लांट सेल के पास तो एक गोल्डन पॉइंट ये भी है कि उनके पास सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और आउटरमोस्ट कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, है ना। तो सेल वॉल क्या कर सकती है? प्लांट सेल को प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एनिमल सेल्स की, तो एनिमल सेल्स के पास तो बेचारों के पास आउटरमोस्ट कवरिंग के नाम पे सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है ना। तो जो भी सेल के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी होती है वो किसके ऊपर आ जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही आ जाती है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल अलॉन्ग विद अ फिक्स्ड एनवायरनमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द सेल। कि बाहर आप बोल सकते हो कि सेल के बाहर चाहे जो एनवायरनमेंट हो, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको आप बोल सकते हो कि फिक्स करने की कोशिश करती है, कांस्टेंट रखने की कोशिश करती है। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा कि बाहर चाहे जो हो रहा हो सेल के, लेकिन सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा रहे? कांस्टेंट रहे, वो ज़्यादा चेंज ना हो। क्यों? अगर सेल के अंदर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा तो हो सकता है कि सेल इस फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट को बर्दाश्त ना कर पाए, सेल की डेथ हो जाए। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो अगर एक सेल की डेथ हो भी जाती है तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म कैसा है? यूनिसेलुलर है, अमीबा है, जिसकी बॉडी केवल एक ही सेल से बनी होती है, तो अगर उसी सेल की डेथ हो जाएगी तो इसका मतलब क्या? पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही निपट गया, ठीक है। इट गिव्स फॉर्म टू द सेल। सही बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल को एक फॉर्म प्रोवाइड करती है। इट मेंटेन्स द इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखो, ड्रॉ करके बताती हूँ फिर से। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है? एक सेल बनाया है, ये हमने बनाया दूसरा सेल, ये हमने बनाया क्या? तीसरा सेल। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? अच्छे से न्यूक्लियस भी बना देते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि देखो भाई यहाँ पे हमारे पास कितने सेल आ चुके हैं? 3 सेल आ चुके हैं, और तीनों ही सेल के आपके पास क्या है? एक एक न्यूक्लियस है। तो आप बोलोगे कि मैम ये किस तरह का सेल बनाया? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई मैंने सेल का साइटोप्लाज्म बनाया, मैंने सेल का न्यूक्लियस बनाया, 3 सेल बनाए, लेकिन फिर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? देना चाहिए, नहीं देगा। कब तक नहीं देगा? जब तक कि हम सेल को, कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, जब तक कि हम क्या ना कर लें? सेल को सराउंड करने वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ना बना दें। क्या अब आपको 3 सेल नजर आ रहे हैं? आप बोलोगे हाँ मैम अब नजर आ रहे हैं।
तो एक सेल को बताने के लिए कि देखो ये क्या है, एक इंडिविजुअल सेल है, तो उस इंडिविजुअल सेल को दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनानी पड़ती है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बनाएंगे तो हमको इंडिविजुअल सेल नजर आएंगे ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि एक सेल कहाँ है, दूसरा कहाँ है, तीसरा कहाँ है। समझ में आई बात? तो इट मेंटेन्स द इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल, इट कीप्स द सेल कंटेंट्स इन प्लेस एंड प्रिवेंट्स देयर मिक्सिंग विद द एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स। सही बात है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है कि सेल के कंटेंट्स को ना एक जगह रखने की कोशिश करती है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो सेल के बाहर मटेरियल है, उसके साथ मिक्स होने से बचाती है। भाई सेल के अंदर तमाम चीजें होती हैं। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ कुछ मटेरियल होता है। अब इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए भाई सेल का तो बहुत सेल बड़े बड़े काम कर लेता है। तो आप बोल सकते हो कि लगातार कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो सेल के अंदर चलती ही रहती हैं, है कि नहीं? तो अगर इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को हम चाहते हैं कि ये प्रॉपरली चलती जाए, इनमें किसी तरह की रुकावट ना आए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सेल के अंदर के कंटेंट को ऐसे बचा करके रखना पड़ेगा। और ये बचाने का काम कौन करेगा? हम करेंगे कि जा करके कि हम अपने बॉडी के सेल्स को क्या कर रहे हैं, ऐसे बचा के रख रहे हैं? ऑब्वियसली नॉट। ये हमारा काम नहीं। किसका काम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है कि भाई तुम क्या हो, एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन हो। हम जा करके बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कि तुम एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन हो, तुम एक आउटर मोस्ट कवरिंग हो, तो तुम्हें क्या करना होगा, सेल के अंदर के कंटेंट को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। साथ ही साथ ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ जाकर के ना मिल जाए। ऐसा क्यों? मान लो कि सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें क्या है भाई? पॉइजन है। सेल के बाहर जो फ्लूइड पड़ा है उसके अंदर क्या है? उसमें क्या है? पॉइजन है। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या होगा? ये पॉइजन सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसके साथ जाकर के मिल जाएगा, और अगर पॉइजन मिल गया सेल के अंदर के कंटेंट्स के साथ, फिर तो हो गया काम, सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी अनाप शनाप चीज क्या हो जाए, सेल के अंदर आ जाए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के थ्रू, है ना? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से सेल के अंदर सेल के कंटेंट में क्या आ जाए? कोई भी पॉइजन, कोई भी टॉक्सिक चीज आ जाए। तो ये मेक श्योर करने का काम किसका होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्योंकि भाई वो क्या है? एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन है। वही तो क्या करने वाली है? सेल के कंटेंट्स को एक साथ रखती है, फिक्स पोजीशन पे रखने की कोशिश करती है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल से सेल का कंटेंट जाकर के ना मिक्स हो जाए, ये वही मेक श्योर करेगी, हम नहीं करेंगे जाकर के। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द इंजरी। सेल को हम बोल सकते हो कि इंजरी से भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। इट फॉर्म्स ऑर्गेनल्स विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, इन सब को भी आप बोल सकते हो कि बनाने का काम थोड़ा बहुत किसका होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही होता है। इट्स जंक्शन कीप द सेल्स टुगेदर, और इसके जो जंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं? सेल्स को एक साथ रखने की कोशिश करते हैं। जब हम टिश्यूज़ की बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब अगर हर एक सेल क्या करेगा? हर एक फंक्शन परफॉर्म करेगा तो दिक्कत की बात हो जाएगी, हौश पौश हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं? सेल्स ग्रुप बना लेते हैं आपस में कि देखो हम दोनों क्या है? स्ट्रक्चर में एक जैसे हैं। मतलब सेल आप समझ सकते हो कि सपोज 100 सेल हैं, सभी 100 सेल्स ने एक दूसरे से बात करी कि भाई देखो अपना जो शेप है वो ऑलमोस्ट कैसा है? सेम है, और अपन सभी लोगों को एक ही काम करने में इंटरेस्ट है। तो एक काम करते हैं ना, मिल करके सभी के सभी सेल्स वही एक काम करते हैं। तो बेसिकली ये जो आपके पास 100 सेल्स का ग्रुप आया है जो कि एक ही फंक्शन परफॉर्म करने वाला है अब, तो उसे आप क्या बोलते हो? एक टिश्यू बोलते हो। ठीक है? तो टिश्यू को बनाने के लिए आप बोल सकते हो कि सेल्स का एक ग्रुप बनना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि 100 सेल्स का एक ग्रुप बना है, तो अब जरूरी ये है कि ये सभी के सभी जो 100 सेल्स हैं ये क्या रहें? एक साथ रहें। ऐसा थोड़ी ना होता है कि बॉडी का एक सेल यहाँ है। सपोज हम बोल सकते हैं कि हमारा जो हार्ट है, भाई हार्ट भी किसका बना है? सेल का ही बना है ना। तो हार्ट का एक सेल यहाँ प्रेजेंट है और दूसरा अंगूठे में, पैर के अंगूठे में प्रेजेंट है। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। तो अगर सेल्स मिलके एक टिश्यू बना रहे हैं तो इसके लिए सेल्स को क्या करना पड़ेगा? एक साथ रहना पड़ेगा। तो सेल्स को एक साथ रखने की भी जिम्मेदारी किसकी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो जंक्शन होता है ना, वो क्या करता है? कीप्स द सेल टुगेदर।
इसके बाद में इन द केस ऑफ वाइट एंड रेड ब्लड सेल्स इट इज़ फ्लेक्सिबल एज इट एड्स इन द मूवमेंट थ्रू ब्लड कैपिलरीज। तो बेसिकली आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बोलता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बायलेयर की बनी होती है, और ये लिपिड बायलेयर क्या करता है, बेसिकली एक हाईली विस्कस फ्लूइड बना देता है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है, फ्लूइड है, नेचर में फ्लूइड है, लेकिन आप बोल सकते हो कि विस्कस फ्लूइड है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है इस मामले में, फिर फ्लेक्सिबल हो जाती है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे आरबीसीज वगैरह की, रेड ब्लड सेल्स की, तो इनको क्या करना पड़ता है ना, कैपिलरीज में से अंदर बाहर मूवमेंट करना पड़ता है। तो इस मूवमेंट को आप बोल सकते हो कि ईज करने के लिए, ईजी बनाने के लिए जो रेड ब्लड सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो आरबीसीज हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो इजीली ब्लड कैपिलरी से अंदर बाहर कर पाते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल कॉम्पोनेंट फॉर इंटरेक्टिंग विद द एडजेसेंट सेल्स। अब ये बात तो सही है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, बेसिकली एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल को सराउंड करने के चक्कर में उस सेल को आइसोलेट करवा दे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि भाई सेल है, हमने सपोज खाना खाया, खाना क्यों खाया, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए थी। एनर्जी कैसे मिलेगी कि जो भी हमने खाना खाया है वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होकर के क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा। तो सपोज हमारी बॉडी में ढेर सारा ग्लूकोज बन गया है, अब इस ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के लिए इस ग्लूकोज को क्या करना पड़ेगा, सेल के अंदर जाना पड़ेगा। अब सेल के को सराउंड करने के लिए बैठ गई कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि भाई हम तो कौन है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, हम तो सेल को प्रोटेक्ट करेंगे। भाई ठीक है, कर लो प्रोटेक्ट, लेकिन सेल के अंदर जो चीज़ जाना ज़रूरी है, ग्लूकोज जाना ज़रूरी है, ऑक्सीजन जो कि हम इनहेल कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली इनहेल ऑक्सीजन जाती कहाँ है, हमारे बॉडी के सेल्स के लेवल तक ही जाती है। तो अगर सेल के अंदर ग्लूकोज जाना चाहता है, जाने की ज़रूरत है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस ग्लूकोज को अंदर जाने देना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन का जाना ज़रूरी है सेल के अंदर, तो इसको भी जाना, आप बोल सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को भी अंदर जाने देना पड़ेगा। अब सेल में हमने बोला कि ग्लूकोज हुआ, ऑक्सीजन आ गई, आप बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुई और एनर्जी बन गई और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कोई कीमती चीज़ थोड़ी है सेल के लिए, ये तो एक वेस्ट है जिसको कि सेल को बाहर निकालना पड़ेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने की ज़रूरत है, तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? इसका मतलब क्या कि एक सेल का जो इंटरेक्शन है नेबरिंग सेल्स के साथ, आसपास के पड़ोस वाले सेल्स के साथ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, वो बने रहना चाहिए। क्या इतना समझ में आया कि एक सेल का जो इंटरेक्शन है वो उसके नेबरिंग सेल्स के साथ और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि सेल को जो है ना हम ऐसे आइसोलेट कर लें कि आज के बाद ये सेल हमारा है और ये हमारा रहेगा, अब ये किसी से बात नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। उसको बात करने देना पड़ेगी, उसको इंटरेक्ट करने देना पड़ेगा सराउंडिंग के साथ, नेबरिंग आप बोल सकते हो कि सेल्स के साथ। तो ये काम भी कौन करवाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करवाती है। तो आप समझ सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेल को शेप प्रोवाइड करना है, सेल को एक फॉर्म प्रोवाइड करना है, इंजरी से प्रोटेक्ट करना है, बाहर का जो एक्स्ट्रासेल्युलर मटेरियल है उसके साथ जाकर के सेल का अंदर का कंटेंट मिक्स ना हो जाए, ये मेक श्योर करना है। सेल के अंदर के कंटेंट को एक जगह रखना है, सेल का जो इंटरेक्शन है बाहर के वातावरण के साथ, नेबरिंग सेल्स के साथ, वो बना करके रखना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। आई होप इतना सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर बिटवीन द सेल एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होती है नेचर में? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब क्या कि चुन चुन के चीज़ों को अंदर जाने देती है। जो सॉल्वेंट है, जो पानी है, उसके मॉलिक्यूल्स तो आप बोल सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली पास हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है सॉल्यूट की, भाई केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ा दिया ना मैंने, तो आपको पता होगा कि एक सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जब बात आती है सॉल्वेंट की, पानी के मॉलिक्यूल्स की, तो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है सॉल्यूट के पार्टिकल्स की, तो चुन चुन के सॉल्यूट को
प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर जाने देगी या बाहर आने देगी? ऐसा नहीं होता है कि जिस सल्यूट का मन करेगा वो उठा करके मुंह उठा करके सेल के अंदर आ जाएगा या सेल के बाहर निकल आएगा, ऐसा नहीं होता। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक आप बोल सकते हो कि सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर है बिटवीन द सेल एंड द एक्स्ट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट। इट्स परमिएबिलिटी properties ensure that essential molecules such as glucose, amino acids, lipid rapidly enter the cell, metabolic intermediates remain in the cell and waste compounds leave the cell। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिलेक्टिवली परमिएबल होने की प्रॉपर्टी ही होती है जो कि ये मेक श्योर करती है कि सेल के अंदर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, क्योंकि भाई हम सबको पता है कि अमीनो एसिड से ही क्या बनने वाले हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस होने वाला है ना। तो आप बोल सकते हो कि ये सेल मेम्ब्रेन की सिलेक्टिवली परमिएबल होने की प्रॉपर्टी ही है जिसके कारण सेल के अंदर ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और लिपिड्स क्या करते हैं, सेल के अंदर रेडिली आ जाते हैं। जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स हैं वो सेल के अंदर ही रहते हैं और जो वेस्ट कंपाउंड्स हैं वो इजीली सेल के बाहर निकल आते हैं। इन अदर वर्ड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सिलेक्टिवली परमिएबल, दे अलाउ सम सब्सटेंसेस थ्रू बट नॉट अदर्स। तो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट को तो अलाउ कर देगी, पानी को तो अलाउ कर देगी अपने से आने जाने के लिए, लेकिन गेन आप बोल सकते हो कि चुन चुन के सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को ये अंदर जाने देगी या बाहर आने देगी। कि अगर अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, लिपिड्स हैं, तो हाँ भाई चले जाओ अंदर, तुम्हारी ज़रूरत है। अगर वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो उसको तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेगी कि जाओ निकल जाओ यहाँ से, सेल को नुकसान होगा तुमसे। अगर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती है, तो कोई मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट बना है और वो बाहर निकल के मतलब जाना चाह रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन बोलेगी भैया तुम्हारी ज़रूरत है, अगर तुम नहीं होगे तो आगे की जो पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो प्रोसीड कैसे करेगी, तुम तो इंटरमीडिएट हो, तुम्हें तो यहाँ पे रहना ही पड़ेगा, तो उसको वो कहाँ रखेगी, सेल के अंदर ही रहेगी। तो आप बोल सकते हो कि एक स्ट्रिक्ट मॉनिटर होती है क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि जिसको जाने की ज़रूरत है सेल के बाहर वो जाएगा, जिसको सेल के अंदर आने की ज़रूरत है वो आएगा, और जिसको नहीं है वो अंदर ही रहेगा। आई बात समझ में? चलो, ये वाला पॉइंट हमसे ये बोल रहा है कि इफ द मेम्ब्रेन वर टू लूज दिस सिलेक्टिविटी, द सेल वुड नो longer be able to maintain homeostasis or to sustain itself and it would be destroyed। मतलब आपके पास एक सेल है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, ये अपनी सिलेक्टिवली परमिएबल होने की प्रॉपर्टी खो देती है, तो फिर क्या होगा, सेल अपना होम्योस्टासिस मेंटेन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण सेल डिस्ट्रॉय होने लगेगा और इवेंचुअली सेल की डेथ हो जाएगी। ये जो पॉइंट है इसकी इंपॉर्टेंस समझने की आप थोड़ी सी कोशिश करिए कि हमारे पास जो सेल है उस सेल के अंदर या बाहर कौन सी चीज़ आती जाती है, ये डिसाइड करने का काम होता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का। अब अगर किसी दिन सेल मेम्ब्रेन ने ही अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मुझे नहीं पता, अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं इसको और नहीं उठा सकती, मुझे नहीं पता, तो फिर क्या होगा, कोई भी फालतू से फालतू चीज़ सेल के अंदर चली आएगी। फॉर एग्जाम्पल, सेल का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहाँ पे एक टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ा हुआ था, तो अभी तक तो सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही थी कि इस टॉक्सिक सब्सटेंस को सेल के अंदर जाने नहीं दे रही थी, लेकिन अब क्योंकि सेल मेम्ब्रेन थक चुकी है, उसने बोला कि मुझे नहीं पता, अब मैं ये काम नहीं करूंगी, तो फिर क्या होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस सेल के अंदर चला आएगा, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है ना, टॉक्सिक सब्सटेंस को कोई रोक नहीं रहा है, इसलिए वो चला आएगा सेल के अंदर और सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसके साथ जाकर के मिल जाएगा। होगा क्या, धीरे धीरे सेल डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा, डैमेज होने लग जाएगा और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी। सिमिलरली सेल में जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बनी हैं। अब उन चीजों को सेल के अंदर ही रहना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, वो सेल के बाहर निकल गई। क्यों निकल गई, क्योंकि उनको रोकने टोकने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ही नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिव अप कर चुकी थी कि अब मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो सेल के अंदर जो चीज रहनी चाहिए थी वो इंपॉर्टेंट चीज सेल के बाहर चली गई। अब सेल के अंदर के जो बाकी ऑर्गेनल्स हैं वो बैठे हुए हैं कि कब वो चीज वापस आएगी, हम अपना काम शुरू करेंगे और सेल जिंदा रहेगा, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि वो चीज वापस कभी अंदर आई नहीं, चली गई बाहर। अब क्या होगा, इसमें भी सेल की मतलब आप बोल सकते हो कि वो डैमेज ही होगा, डिस्ट्रॉय होगा, सेल की डेथ हो सकती है।
तो कुछ इस तरीके से आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जैसे कि हमारे सोसाइटी में, हमारी कॉलोनी में वॉचमैन अंकल बैठे रहते हैं। उनका काम क्या होता है कि जो भी विजिटर्स आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं आपकी सोसाइटी में, उनको उन पे नज़र रखना कि भाई ये किसके घर में आ रहे हैं, है ना, क्या काम से आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, गेस्ट हैं या कुछ इलेक्ट्रिशियन है, क्या काम के लिए आ रहे हैं, उन पे नज़र रखना। उनकी बाकायदा जो है ना अपनी डायरी में एंट्री वो करवाते हैं। अगर किसी सोसाइटी में हमारे वॉचमैन अंकल ना बैठो तो क्या होगा, सोसाइटी में जिसका मन करेगा वो मुंह उठा के चला आएगा। यही हाल होने वाला है सेल का अगर सेल मेम्ब्रेन ना हो तो। अब आप बोलोगे कि मैम ये होम्योस्टासिस वर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ही भारी शब्द है। ये भारी नहीं है, इसका मतलब मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझा देती हूँ कि आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में, कि सेल के अंदर, सॉरी सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, सेल का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसमें चाहे जो हो रहा हो, लेकिन सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, जो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट है, वो कैसा है, कांस्टेंट है, वो स्टेबल बना हुआ है। इसको हम कहते हैं होम्योस्टासिस, कि बाहर कुछ भी हो रहा हो, बाहर कुछ भी धूम क्यों ना मच रही हो, लेकिन सेल के अंदर सब कांस्टेंट है, जैसा का तैसा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सपोज हमारे पास क्या है, एक सेल है, ठीक है ना, ये एक सेल है हमारे पास, ये उसका न्यूक्लियस है और ये पूरा इसका साइटोप्लाज्म है। अब इस समय जो अपना सेल है वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आप बोल सकते हो कि पड़ा हुआ है। सेल के बाहर एक फ्लूइड है और उसमें सेल पड़ा हुआ है, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है। सेल के बाहर फ्लूइड है, क्या बड़ी बात है? बड़ी बात तो अब होगी, बड़ी बात ये होगी कि सेल जिस फ्लूइड में पड़ा हुआ है उस फ्लूइड में सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा है। क्या बहुत ज्यादा है? सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो ये क्या है, अपना पूरा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जिसमें कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि सॉल्ट के जो अपना सेल है उसमें सॉल्ट नहीं है, होगा, उसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट होगा, लेकिन जिस फ्लूइड में वो पड़ा है उसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हद वाला है। तो अब क्या होगा, आप बोल सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कोशिश करेगी कि फ्लूइड में जो भी सॉल्ट है वो सॉल्ट सेल के अंदर ना जाए। अगर वो सॉल्ट सेल के अंदर चला गया तो इतना सारा सॉल्ट सेल को डैमेज कर सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि एक होम्योस्टासिस मेंटेन किया जा रहा है कि सेल जिस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पड़ा है उसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। भले ही सेल के सराउंडिंग फ्लूइड में आप बोल सकते हो कि सेल के सराउंडिंग फ्लूइड में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, लेकिन सेल के अंदर ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं रहेगा। जितना होना चाहिए ऑप्टिमल लेवल पे उतना का उतना बना हुआ है। ये कौन मेक श्योर कर रहा है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले कि हट मुझे नहीं मतलब, तो क्या होगा, सॉल्ट जो है सेल के अंदर का जो कंटेंट है पूरा, उसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें जाकर के आप बोल सकते हो कि मिल जाएगा, और इतना सारा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन सेल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, सेल वहीं के वहीं टाइम बोल जाएगा। आई बात समझ में? तो होम्योस्टासिस मेंटेन करने के लिए कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चाहे जो होता हो रहा हो, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट और स्टेबल हम बना करके चल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं होम्योस्टासिस मेंटेन करना। जो पूरी प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं होम्योस्टासिस। तो ये कैसे पॉसिबल है सेल के लिए? क्योंकि सेल के पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये सिलेक्टिवली परमेबल होने की प्रॉपर्टी चली गई तो फिर होम्योस्टासिस मेंटेन कभी भी नहीं होने वाला है। आई बात समझ में? चलिए, अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू चीजें अंदर या बाहर जाती हैं सेल में या सेल से। So transporting substances across the plasma membrane can require that the cell use some of its energy. अगर आप चाहते हो कि सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अक्रॉस क्या हो, चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो, तो इसके लिए हो सकता है कि सेल को थोड़ी सी एनर्जी खर्च करनी पड़े। हो सकता है क्यों बोला मैंने क्या बोला आपसे कि अगर आप चाहते हो कि सेल की सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट हो, है ना, तो उसके लिए ये पॉसिबल है कि सेल को थोड़ी सी एनर्जी खर्च करनी पड़े। ऐसा क्यों? क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि सेल को जरा भी एनर्जी खर्च ना करनी पड़े, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि सेल को एनर्जी खर्च करनी पड़े। तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस चीजों का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो दो तरीकों से होता है।
एक तरीका वो जिसमें एनर्जी लग रही है सेल की, दूसरा तरीका वो जिसमें सेल की एनर्जी नहीं लग रही है। तो जिसमें एनर्जी नहीं लगती है उसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, और जिसमें एनर्जी लग जाती है उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कि इफ एनर्जी इज यूज्ड द ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एक्टिव। इफ मॉलिक्यूल्स कैन पास through the plasma membrane without using energy of the cell, the molecules are using passive transport। तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो भी चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो दो तरीकों से हो सकता है। एक तरीके में एनर्जी लगती है, दूसरे तरीके में एनर्जी नहीं लगती है। जिसमें नहीं लगती है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें लग जाती है उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। द सब्सटेंसेज मूव डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू क्रॉस द मेम्ब्रेन यूजिंग इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी। क्या आपको कॉन्सेंट्रेशन का मतलब पता है? भाई केमिस्ट्री में हम जो अपना सेकेंड चैप्टर है वो पढ़ चुके हैं ना। तो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हमको एक बेसिक आइडिया है कि एक सब्सटेंस का जो एग्जैक्ट अमाउंट होता है उसके सोल्यूशन में, उसे हम बोलते हैं क्या? उस सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन इन दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन। भाई एक सोल्यूशन के दो हिस्से होते हैं, सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट तो दूसरा होता है क्या? सॉल्वेंट, राइट है ना। सपोज हम एक सोल्यूशन बना ही लेते हैं। हमने कैसे बनाया सोल्यूशन? हमने एक बीकर लिया है, उसमें हमने लिया है पानी और उसमें हमने लिया है क्या? नमक। तो पानी हो जाएगा अपना सॉल्वेंट और नमक हो जाएगा क्या? अपना सॉल्यूट, और इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा? सॉल्ट सोल्यूशन। तो इस सॉल्ट सोल्यूशन में अपने सॉल्ट का जो अमाउंट होगा ना, एग्जैक्ट अमाउंट, उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इन दिस सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में पानी का जो अमाउंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पानी का कॉन्सेंट्रेशन इन दिस सॉल्ट सोल्यूशन। आई बात समझ में? अब सपोज आपके पास क्या है? दो सोल्यूशन है और दोनों ही सोल्यूशन के बीच में उनके कॉन्सेंट्रेशंस में क्या है? डिफरेंस है। अगर आपको याद हो तो केमिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया है कि एक होता है डाइल्यूट सोल्यूशन और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो हमारे पास अब दो ऐसे सोल्यूशंस आए हैं जिनके कॉन्सेंट्रेशन के बीच में क्या है? डिफरेंस है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है कि जो सब्सटेंसेस हैं वो कैसे मूव करते हैं? डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जब सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशंस के बीच में डिफरेंस आता है ना, तो वहां पे आ जाता है क्या? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जब सब्सटेंसेस अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से क्या करते हैं? मूव करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उसे हम क्या बोलते हैं? बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट। आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास पानी है, ओवरहेड टैंक है आपके पास आपके घर में, और उसमें पानी है और उसका पानी आप नीचे लाना चाहते हो। कहाँ? नीचे आपके घर में, बाथरूम है, बाथरूम का जो नल है उसमें आप पानी लाना चाहते हो। तो क्या आपको ओवरहेड टैंक से अपने घर में नल में पानी लाने के लिए कोई मोटर यूज करनी पड़ेगी? पानी ओवरहेड टैंक में भरा हुआ है। मैं ये बोल रही हूं कि ओवरहेड टैंक से पानी को नीचे लाने के लिए क्या आपको कोई एनर्जी यूज करनी पड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है नहीं, क्योंकि आप कर क्या रहे हो? आप पानी को हायर हाइट से लोअर हाइट में लेकर के आ रहे हो। नल और ओवरहेड टैंक, नल आपका यहां है और ओवरहेड टैंक आपका यहां है। तो नल और ओवरहेड टैंक दोनों की ही हाइट के बीच में आपको ये डिफरेंस नजर नहीं आ रहा क्या? आ रहा है कि नहीं? सपोज ये क्या है? आपका ग्राउंड है, ये फ्लोर है। फ्लोर से इतने हाइट पे क्या है? नल है। फ्लोर से इतने हाइट पे क्या है? ओवरहेड टैंक है। तो दोनों ही के बीच में, नल और ओवरहेड टैंक के बीच में, उन दोनों की हाइट्स के बीच में आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर आपको पानी को ओवरहेड टैंक से नल में लेकर के आना है, यानी कि आप पानी को हायर हाइट से लोअर हाइट में लेकर के जा रहे हो, तो आपको कोई पंप नहीं लगाना पड़ेगा। सिमिलरली जब आपके पास दो सॉल्यूशंस हो और एक सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो? ज्यादा हो, दूसरे वाले में कम हो, तो जो सब्सटेंस है वो कहां से कहां फ्लो करेगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें सेल को एनर्जी खर्च करने की जरूरत होती नहीं है। पंप लगा रहे हो क्या यहाँ पे पानी को ओवरहेड टैंक से नल में लेके आने के लिए? नहीं। सिमिलरली जब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है तो इसमें सेल को एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है। जो सब्सटेंस खुद ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो सब्सटेंस का ऑब्वियसली बात है पार्टिकल्स तो होंगे ही, तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं? अपनी ही काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं। मतलब सेल को कुछ नहीं करना,
बस सेल को ऐसे बैठना है, सेल मेम्ब्रेन को उसको सराउंड करना है। तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होने वाला है, सब्सटेंस का पैसिव ट्रांसपोर्ट होने वाला है। इसके लिए सेल कुछ नहीं करेगा, जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो मूव कर रहा है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उस सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे। सेल को कुछ नहीं करना है। नो कैरियर प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। जब हम किसी पहाड़ी पे जाते हैं तो चलते चलते थक जाते हैं, किसी से लिफ्ट मांग लेते हैं, गाड़ी यूज कर लेते हैं, है ना। कभी वैष्णो देवी वगैरह अगर जाओ तो खच्चर हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाइट पर होता है। तो हाइट पर जाने के लिए हम बेसिकली जब हम पहाड़ चढ़ते हैं ना तो हम लोअर हाइट से हायर हाइट में जाते हैं। तो लोअर हाइट से हायर हाइट में जाने के लिए हमको कोई कैरियर चाहिए होता है जिसके ऊपर हम बैठ करके चढ़ करके जा सकें। लेकिन जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है तो किसी भी कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब ट्रांसपोर्ट होता है तो कैरियर प्रोटीन्स यूज होते हैं। लेकिन जब पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा हो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस तो कोई कैरियर प्रोटीन यूज नहीं होंगे। सब्सटेंस को किसी कैरियर प्रोटीन के ऊपर बैठ करके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। सब्सटेंस अपने आप बोल सकते हो कि मूव कर जाएगा। A membrane can allow molecules to be passively transported through it in two ways, diffusion and osmosis। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है अगेन वो भी होता है दो तरीकों से, एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है क्या, आपका ऑस्मोसिस। ठीक है ना। अगर हम बात करें डिफ्यूजन की तो डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम सभी ने देखा है, हम सभी ने ऑब्जर्व किया है। कैसे भाई, घर में खाना बनता है, खाना कहाँ बनता है, किचन में बनता है। हम कहाँ बैठे हैं, हम अपने रूम में बैठे हैं। अब मम्मी ने लगाया क्या, दाल में जोरदार बघार, और उस बघार की जो खुशबू है वो आप तक पहुंच जाती है। आप तो किचन में नहीं बैठे थे, आप तो कढ़ाई के बगल में नहीं बैठे थे, लेकिन फिर भी जो किचन में दाल में बघार लगाया गया है उसकी खुशबू आप तक पहुंच जाती है। आप बैठे हो घर के किसी दूसरे कमरे में। ऐसा क्यों? क्योंकि हुआ है डिफ्यूजन, कि जो बघार की खुशबू थी, जो पार्टिकल्स थे, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या हो गए, जाकर के मिक्स हो गए। अब एयर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऐसे 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 डांस करते हैं। तो जो बघार की जो खुशबू थी, खुशबू के जो पार्टिकल्स थे वो एयर के पार्टिकल्स के बीच में आ गए। एयर के पार्टिकल्स क्योंकि वो डांस कर रहे थे तो उन्होंने डांस करते करते बघार की खुशबू के पार्टिकल्स को भी क्या करा, टक्कर मार दी। जैसे कि हम ऐसे डांस कर रहे हैं, हम 5 लोग का ग्रुप है, हम सब क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अब हमारे ग्रुप में कोई छठवां बंदा आ गया तो हम तो डांस कर रहे थे, डांस करते करते हमारा उनको धक्का लग जाएगा। मैंने धक्का मारा, मेरे फ्रेंड ने धक्का मारा, उसके भी फ्रेंड ने उसको धक्का मारा। तो इससे क्या होगा, लगातार धक्का खाते 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 वो जो छठवां इंसान है वो खुद क्या करने लगेगा, डांस करने लगेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है कि बघार की खुशबू के जो भी पार्टिकल्स थे वो एयर के पार्टिकल्स में जाकर के मिक्स हो गए। अब एयर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे थे, जिसके कारण आप बोल सकते हो कि बघार के पार्टिकल्स के साथ वो कंटिन्यूसली टक्कर मारते रहे, जिसके कारण बघार के पार्टिकल्स भी क्या हो गए, खुशबू के पार्टिकल्स भी क्या हो गए, मोशन में आ गए। और मोशन में आते 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 भाई एयर के पार्टिकल्स से मूव करेंगे तो उनके साथ साथ खुशबू के पार्टिकल्स भी जो ना मूव करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और अल्टीमेटली कहाँ आ जाएंगे, हम तक आ जाएंगे। सिमिलरली अगर पूजा घर में अगरबत्ती जल रही होती है तो उस अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। कैसे? डिफ्यूजन से। बढ़िया एग्जाम्पल है ये वाला कि हमारे पास, अच्छा अभी जो हम खुशबू का जो एग्जाम्पल ले रहे थे वो क्या रहा था कि जो स्मेल है खाने की या अगरबत्ती की वो एयर में जाकर के मिक्स हो रही थी, है ना। अब हम बात करते हैं लिक्विड्स के बीच का डिफ्यूजन। कैसे? क्या तो हमारे पास एक ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। पानी में हमने मतलब एक ग्लास है, उसमें हमने पानी भरा हुआ है। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ड्रॉप इंक की डाल रहे हैं। तो पानी भी क्या है भाई, लिक्विड ही है, और जो इंक आपने ली है वो भी क्या है भाई, वो भी तो आप बोल सकते हो कि लिक्विड ही है ना। पानी भी लिक्विड, इंक भी लिक्विड। तो आपने जैसे ही यहाँ पे इंक की एक ड्रॉप डाली, इंक आई कहाँ, यहाँ पे। अब इंक जिस एरिया में है, इंक आप बोल सकते हो कि पानी के इस वाले रीजन में है, इंक पानी के इस वाले रीजन में है। तो इंक पानी के जिस रीजन में है उस रीजन में इंक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और पूरे पानी में इंक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। तो इंक क्या करेगी, ऐसे रीजन में जहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उस रीजन से फिर वो ऐसे रीजन में आएगी जहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। यानी कि जो पूरी इंक है वो पूरे पानी में क्या होने लगेगी, फैलने लगेगी। भाई इंक के जो मॉलिक्यूल्स थे ना वो बेसिकली पानी के मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आ गए। अब पानी के मॉलिक्यूल्स ऐसे 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 लगातार डांस कर रहे थे। तो जैसे ही इंक के मॉलिक्यूल्स आए, पानी के मॉलिक्यूल्स ने उनको जाकर के टक्कर मार दी,
जिसके कारण इंक के मॉलिक्यूल्स भी मोशन में आ गए, और कुछ ऐसे मोशन में आए कि इंक के मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ फैले, उस रीजन में जहाँ पे उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, उस रीजन से वो कहाँ आ गए, उस रीजन में जहाँ पे उनका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम था। और देखते ही देखते इंक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होंगे, जाके फैल जाएंगे। तो पूरा का पूरा जो पानी है वो नीला हो जाएगा, इंक के कलर का हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने जाकर के क्या किया था, इंक को चलाया था, मिक्स किया था पानी के साथ, अपने आप इंक मिक्स हो गई पानी से। क्यों? डिफ्यूजन हुआ है। एक और एग्जाम्पल, हमारे पास परफ्यूम की बॉटल है। परफ्यूम जो होता है वो कैसा होता है, उड़ जाता है, वॉलेटाइल होता है, केमिस्ट्री में समझाया मैंने आपको। तो जैसे ही हम परफ्यूम की बॉटल खोलते हैं, परफ्यूम में आप बोल सकते हो कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ग्रीन कलर के हैं, और आसपास क्या है, बड़े बड़े एयर के मॉलिक्यूल्स। ये जो आपको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब जैसे ही हमने परफ्यूम की बॉटल का ढक्कन खोला, परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हवा में आ गए, और क्योंकि हवा में एयर के मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से डांस कर रहे होते हैं, तो उनके डांस करने के कारण जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे आकर के भिड़ जाते हैं। तो लगातार कोलिजन के कारण परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स भी डांस करने लगते हैं, वो भी मोशन में आ जाते हैं, और सभी के सभी एयर मॉलिक्यूल्स के साथ जाके क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ से कहाँ गए हैं, ऐसे रीजन से जहाँ पे उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, उस रीजन में जहाँ पे उनका कॉन्सेंट्रेशन कम था। यहाँ पे इंक कहाँ से कहाँ गई है, ऐसे रीजन से जहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था टू वो वाला रीजन जहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम था। इसे हम क्या बोलते हैं, बेसिकली डिफ्यूजन। अब आप बोलोगे कि मैम सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन कैसे होता है? बड़ा आसान होता है। ये है क्या, अपनी सेल मेम्ब्रेन, ये है क्या, सेल के अंदर का हिस्सा, इनसाइड ऑफ द सेल। ये क्या है, सेल की सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेल के अंदर वाला हिस्सा है, इनसाइड ऑफ द सेल, जहाँ पे क्या है, अपना साइटोप्लाज्म है। भाई सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है ना। और ये क्या है, ये है सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये क्या है, सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब हुआ क्या कि सेल के अंदर कुछ तो भी कुछ हुआ, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बहुत बढ़ गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वेस्ट है ना, कोई अच्छी चीज तो है नहीं जिसको कि सेल क्या करेगा, अपने पास दबा करके रखेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट है जिसको कि सेल के बाहर निकालना जरूरी है। सेल के अंदर के एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है ज्यादा, लेकिन सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसमें आप देख सकते हो ये सब क्या है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। तो सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, कम है, और सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से ज्यादा। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को पता चलेगा कि अरे यार मैं तो ऐसे रीजन में हूं जहां पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और सामने एक ऐसा रीजन है जहां पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास कर जाएंगे, और कहां पहुंच जाएंगे, ऐसे रीजन में जहां पे उनका कॉन्सेंट्रेशन है कैसा, कम। इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि सपोज अब ये क्या है, ये है सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट, ये क्या है, सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है, और ये क्या है, सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ठीक है ना, ये क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। अब क्या हुआ कि सेल के बाहर ऑक्सीजन है बहुत सारी, और सेल के अंदर है ऑक्सीजन बहुत ही कम। तो जैसे ही ऑक्सीजन को पता चलेगा कि अरे यार मैं तो एक ऐसे रीजन में हूं जहां पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन है क्या, काफी ज्यादा, और सेल के अंदर एक ऐसा रीजन है जहां पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन है कम, तो क्या होगा, ऑक्सीजन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हुई कहां आ जाएगी, सेल के अंदर आ जाएगी। ऑक्सीजन कहां थी, बाहर थी, कहां आ गई, सेल के अंदर। कैसे, तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए। कैसे आई है, क्योंकि वो अपने हायर रीजन से एक ऐसे कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एक ऐसे रीजन से जहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, कहां से कहां आई वो, एक ऐसे रीजन में जहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम था। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का या ऑक्सीजन का, दोनों का ही, वो कैसा हुआ है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग हुआ है, कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, इसमें सेल को जरा भी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ी। इसे हम बोलते हैं क्या, बेसिकली डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देख लेते हैं कि डिफ्यूजन के बारे में और यहाँ पे क्या बातें बोली गई हैं। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस यूनिफॉर्मली स्प्रेड्स इनटू अनदर सब्सटेंस बाय रैंडम मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब भी डिफ्यूजन होता है तो एक सब्सटेंस क्या करता है, यूनिफॉर्मली
स्प्रेड हो जाता है दूसरे सब्सटेंस में जाकर के। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो इंक है वो एक सब्सटेंस है, पानी जो है वो दूसरा सब्सटेंस है। तो किस तरीके से इंक एक सब्सटेंस, पानी दूसरे सब्सटेंस में जाकर के यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गई है। हमको जाकर के इंक को मिक्स नहीं करना पड़ा था पानी से, अपने आप इंक क्या हुई है, पानी में जाकर के यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि परफ्यूम की बॉटल का जो कैप है बस हमने वो खोला था, अपने आप परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर के मॉलिक्यूल्स में जाकर के मिक्स हो गए हैं यूनिफॉर्मली। हमने कुछ नहीं किया था, हमने सिर्फ कैप खोली थी। कहां से कहां मूवमेंट होता है? तो फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। भाई यहाँ पे आप बोल सकते हो कि, अरे कहाँ गया, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इंक का कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे आपने इंक डाली थी, यहाँ पे इस रीजन में इंक के मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा था। धीरे धीरे जो इंक के मॉलिक्यूल्स हैं वो आप बोल सकते हो कि पूरे पानी में जाकर के फैल गए, स्प्रेड हो गए। तो इंक के मॉलिक्यूल्स उस रीजन से निकले जहां पे उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, किस रीजन में गए? जहां पे उनका कॉन्सेंट्रेशन कम था। और कैसे हुआ? तो आप बोल सकते हो कि पार्टिकल्स के रैंडम मूवमेंट से। मैंने बताया ना कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो ऐसे 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 डांस कर रहे थे, बीच में आ गए इंक के मॉलिक्यूल्स। तो ऐसा होता है ना कि डांस करते करते अगर कोई बीच में आ जाता है तो उसको धक्का लग जाता है। तो ऐसे ही हुआ कि इंक के मॉलिक्यूल्स आए पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, पानी के मॉलिक्यूल्स डांस कर रहे थे, तो डांस करते करते धक्का लग गया। लगातार धक्का खाते 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 इंक के मॉलिक्यूल्स भी मोशन में आ गए, जिसके कारण पूरे पानी में जाकर के फैल गए। मटेरियल्स मूव विद इन द सेल्स cytosol by diffusion and certain materials move through the plasma membrane by diffusion। अब सेल के अंदर भी तो बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ वहाँ मूव करते हैं सेल के अंदर, है ना, उसकी साइटोसोल में। तो वो कैसे करते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू ही। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंसेस क्या करते हैं, कभी सेल के अंदर आएंगे, कभी सेल के बाहर जाएंगे। तो कैसे? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन एक्सपेंड्स नो एनर्जी। डिफ्यूजन में एनर्जी लगती ही नहीं अपने आप, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग हो रहा है, चीजें अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन में आ रही हैं, तो एनर्जी को खर्च करना तो बनता ही नहीं है बिल्कुल भी। फिर a very small sized substances such as molecules, ions, पानी, gases generally move across plasma membrane through diffusion। और आप बोल सकते हो, कोई पूछेगा आपसे कि भाई डिफ्यूजन किसका होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो आप बोलोगे गैसेस का, पानी का। जो बहुत ही स्मॉल साइज्ड सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि मॉलिक्यूल्स, आयंस, वो क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन कर पाते हैं। आई बात समझ में? तो गैसेस हो गया, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हो गए, पानी हो गया, आयंस हो गए, यानी कि बहुत छोटे साइज के सब्सटेंसेस ही डिफ्यूजन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं। ठीक है ना? चलो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब सिग्निफिकेंस क्या है डिफ्यूजन का, कि डिफ्यूजन हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल विदाउट मच डिले। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल के साइटोप्लाज्म में भी, मतलब सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें भी बहुत सारे सब्सटेंसेस क्या करते हैं, मटेरियल्स क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ मूव करते हैं। कैसे? डिफ्यूजन के थ्रू ही। तो यहाँ पे क्या बोला है कि डिफ्यूजन हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल विदाउट मच डिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन जानी है ना, तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जानी है, सेल के बाहर। जैसे कि आपका सेल है, सेल के बाहर बहुत सारी ऑक्सीजन है, सेल के अंदर कम है, तो ऑक्सीजन जो है क्या करेगी, सेल के अंदर आ जाएगी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। कैसे? डिफ्यूजन के थ्रू। अब ये जो ऑक्सीजन है ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगी बिना किसी देरी के। कैसे? तो थैंक्स टू डिफ्यूजन ओनली। It helps in the exchange of respiratory gases, oxygen and carbon dioxide between the body cells and their environment। ये भी सही बात है कि भाई सेल में ऑक्सीजन चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो सेल के बाहर ऑक्सीजन है तो अंदर कैसे आ जाएगी, डिफ्यूजन के थ्रू। सेल के अंदर कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हुई जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बना है एज अ वेस्ट, इसको बॉडी के बाहर जाना है, सेल के बाहर जाना है, तो कैसे होगा, अगेन डिफ्यूजन। ठीक है ना? चलो, now various materials such as gases, liquids and solids dissolve in the medium that is air or liquid by diffusion। तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स जो कि किसी मीडियम में जाकर के डिसॉल्व हो जाते हैं
मीडियम क्या हो सकता है, एयर और लिक्विड बाय डिफ्यूजन। लॉस ऑफ जैसे कि हमने अभी अभी एग्जाम्पल देखा था ना कि हमारे पास पानी है, उसमें आकर के इंक क्या हो गई, मिक्स हो गई, तो कैसे, डिफ्यूजन के थ्रू ही, है ना, कुछ इस तरीके से। फिर क्या है, लॉस ऑफ वाटर इन वेपर्स फॉर्म फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू डिफ्यूजन। क्या होता है कि प्लांट्स जो भी पानी अब्जॉर्ब करते हैं रूट्स से, उनमें से थोड़ा बहुत ही पानी वो क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं प्लांट्स, बाकी जो एक्सेस वाटर होता है उसको वो प्लांट अपनी बॉडी से निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं, तो प्लांट की जो लीव्स होती हैं उन लीव्स में छोटे छोटे से होल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। इन पोर्स के थ्रू ही, इन स्टोमेटा के थ्रू ही जो पानी है वो प्लांट के अंदर का, वो वेपर्स के फॉर्म में क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन में अगेन कौन हेल्पफुल होता है, तो आप बोलोगे डिफ्यूजन। फिर क्या है, flowers of plants spread aroma through diffusion. It attracts insects and other animals for pollination. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे घर में दाल में बघार लगा है ना, अगरबत्ती जली है, तो उसकी जो खुशबू है वो पूरे घर में फैल जाती है। सिमिलरली जो हमारे फूल वगैरह होते हैं पौधों के, उनकी जो खुशबू होती है वो आप बोल सकते हो कि पूरे एनवायरनमेंट में, पूरी एयर में डिफ्यूजन के थ्रू ही फैलती है, जिसके कारण जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो अट्रैक्ट होकर के आते हैं और फिर उनसे क्या होता है, उनकी मदद से पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरीकों से होता है ना। एक हो गया अपना डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस क्या चीज़ है वो हम देख लेते हैं। द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, डिफ्यूजन आप बोल सकते हो कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों एक ही चीज़ होती हैं। आई रिपीट, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस दोनों लगभग क्या होती हैं, एक ही चीज़ होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में आप बोल सकते हो कि पानी या किसी सॉल्वेंट का डिफ्यूजन होता है। अभी आपने देखा कि जब हम बात करते हैं डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन किस किस का हो सकता है, पानी का हो सकता है, गैसेस का हो सकता है, स्मॉल साइज्ड सब्सटेंसेस जैसे कि मॉलिक्यूल्स का हो सकता है, आयंस का हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन ही होता है, लेकिन यहाँ पे डिफ्यूजन सिर्फ किसका होता है, सॉल्वेंट या पानी का होता है। इसीलिए मैंने बोला कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, बस ऑस्मोसिस मतलब क्या, डिफ्यूजन ऑफ पानी या फिर सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन में आप बोल सकते हो कि किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि जब हम बात करते हैं सेल की, है ना, तो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस डिफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर ये जो हमने एग्जाम्पल लिए थे, ये वाले पानी और इंक वाला, अरे कहाँ गया, पानी और इंक वाला, परफ्यूम और एयर वाला, यहाँ पे कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी क्या, नहीं थी, लेकिन फिर भी डिफ्यूजन हुआ ना। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस में आप बोल सकते हो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना आवश्यक है। फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ, अच्छा, तो बेसिकली डिफ्यूजन होता, मतलब ऑस्मोसिस होता क्या है कि द डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट through a semi-permeable membrane from a solution of lower concentration of solute to a solution of higher concentration of solute to which the membrane is relatively impermeable is called what? Osmosis. इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज हमारे पास क्या है, एक बीकर है, बीकर में हमने क्या करा है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दी है, ठीक है ना। बीकर है, उसमें हमने क्या करा, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से डाल दी है। अब क्योंकि हमने बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाली है, जिसके कारण बीकर के यहाँ पे दो हिस्से हो चुके हैं, दो पार्ट्स हो चुके हैं। दोनों ही पार्ट्स में हम क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट का पानी डाल लेते हैं। सपोज यहाँ पे भी हमने डाला है 50 ml पानी और यहाँ पे भी हमने डाला है कितना, 50 ml पानी। ध्यान रखिएगा कि बीकर अपना एक ही है। बीकर में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल के रखी है, मेम्ब्रेन के कारण दो हिस्से हो चुके हैं बीकर के, दोनों ही हिस्सों में हमने इक्वल अमाउंट का पानी लिया है, 50-50 ml। अब हम क्या करते हैं, इस वाले हिस्से का नाम चलो हम रख देते हैं ए और इसका हम रखते हैं बी। इस ए वाले हिस्से में हम डालते हैं 1 टीस्पून नमक। क्या करा हमने, इस ए वाले हिस्से में, पार्ट में हमने डाला है 1 टीस्पून नमक। डाल दे नमक, ये लो। अब ये जो बी वाला हिस्सा है इसमें भी हमने नमक डाला, लेकिन कितना डाला, तो आप बोल सकते हो कि 5 टीस्पून डाल दिया। कितना, 5 टीस्पून। पानी दोनों में बराबर बराबर था,
ए हिस्से में आपने नमक डाला 1 टीस्पून और बी हिस्से में आपने नमक कितना डाला है, 5 टीस्पून डाला है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, भाई देखो पानी में आपने नमक मिलाया है तो दोनों ही हिस्सों में आपके पास क्या आ चुका है, सॉल्ट सोल्यूशन। यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि सॉल्ट सोल्यूशन ही आएगा आपके पास और यहाँ पे भी, तो दोनों ही हिस्सों में आपके पास सॉल्ट सोल्यूशन आ चुका है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे जरा ये बताओ कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, पार्ट ए में या पार्ट बी में? तो आप बोलोगे कि मैम पार्ट बी में हमको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है, केमिस्ट्री का चैप्टर याद करो। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन आपको बी हिस्से में क्यों मिलेगा, बी पार्ट में? क्योंकि वहां पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज्यादा है। तो क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट कैसा है, ज्यादा है, इसीलिए जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे ये बताओ कि दोनों ही सॉल्यूशन में पानी कहां ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि मैम एकदम बच्चों जैसा सवाल, आप ही ने बोला कि दोनों ही जगह पे हमने, दोनों ही पार्ट्स में हमने इक्वल अमाउंट का पानी लेकर के रखा है, यहां भी 50 ml और यहां भी 50 ml। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? इसका मतलब क्या कि दोनों ही पार्ट्स में, ए और बी पार्ट्स में जो पानी है वो इक्वल अमाउंट में है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं जो आपसे पूछ रही हूं वो है क्या, फ्री वाटर के बारे में। फ्री वाटर मतलब क्या भाई, अगर आप पानी में नमक डालोगे तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नमक के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। क्या बोला मैंने, अगर आप पानी में नमक डालोगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स नमक के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेंगे, बेसिकली इंटरेक्ट करेंगे। अब इस ए वाले हिस्से में आपने पानी लिया 50 ml, नमक आपने डाला 1 टीस्पून, तो 1 टीस्पून नमक में जितने भी नमक के मॉलिक्यूल्स होंगे उन नमक के मॉलिक्यूल्स के साथ पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बेसिकली इंटरेक्ट करेंगे। कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स जाकर के नमक के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बाकी जो मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के उनको हम बोलेंगे क्या, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर मैं बात करूं बी हिस्से की, तो बी हिस्से में क्या हुआ है, बी हिस्से में आपने ज्यादा नमक डाला था 5 टीस्पून, तो 5 टीस्पून में इतने सारे नमक के मॉलिक्यूल्स, तो इतने सारे नमक के मॉलिक्यूल्स के साथ इतने सारे पानी के मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या कि थोड़े बहुत ही पानी के फ्री मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे जरा बताओ कि फ्री वाटर कहां ज्यादा होगा, इसमें या इसमें, तो आप बोलोगे मैम इसमें, पार्ट ए में। क्यों? क्योंकि पार्ट ए में सॉल्यूट कम है, तो अगर सॉल्यूट कम है तो पानी के कम ही मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जाकर के इंटरेक्ट करेंगे, ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। उल्टा होगा इसमें, बी पार्ट में, कि इसमें सॉल्यूट ज्यादा है तो ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे। तो फ्री पानी कहाँ है ज्यादा, पार्ट ए में। कहाँ कम है, बी में। तो जैसे ही पार्ट ए का पानी देखेगा कि अरे यार ये जो पार्ट बी है ना, इसमें पानी तो कम है, पार्ट ए का जो फ्री वाटर है वो पार्ट बी को देख करके अफसोस करेगा कि यार पार्ट बी जो है उसमें तो पानी कम है, यानी कि मैं जहां हूं उस रीजन में मेरा कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज्यादा है, और जिस रीजन में मैं देख रहा हूं उस रीजन में मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि माना कि हमने पार्ट ए और बी में दोनों में ही हमने पानी का जो अमाउंट है वो सेम लिया था, लेकिन अगर मैं बात करूं फ्री वाटर की तो वो पार्ट ए में ज्यादा है, पार्ट बी में कम है। क्यों? क्योंकि पार्ट ए में सॉल्यूट कम है, पार्ट ए का जो सोल्यूशन है वो कैसा है, डाइल्यूट है, और पार्ट बी का जो सोल्यूशन है वो कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जैसे ही पार्ट ए का पानी फ्री होगा, मतलब पार्ट ए का जो पानी होगा, कौन सा पानी, फ्री पानी, वो पार्ट बी को देखेगा कि अरे यार इस पार्ट बी में तो फ्री पानी कम है, फ्री वाटर कम है। तो पार्ट ए का जो पानी होगा वो सोचेगा कि मैं जिस रीजन में हूं वहां पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और जो सामने रीजन है वहां पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है, एक काम करते हैं, चलो उस रीजन में चले जाते हैं। तो पानी के फ्री, आप बोल सकते हो कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहां चले जाएंगे, ए पार्ट से निकल करके बी पार्ट में चले जाएंगे। कैसे? तो बीच में जो आपने सेमी परमीबल मेम्ब्रेन का पार्टीशन करके रखा था, उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहां से कहां जाएंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन में, पार्ट ए से निकल करके पार्ट बी में। हो सकता है कि बीच बीच में से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स पार्ट बी में से निकल करके पार्ट ए में चले आए, लेकिन
मेजॉरिटी जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहां से कहां जाएंगे, पार्ट ए से पार्ट बी में, हायर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन तक। कब तक चलेगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम ना पहुंच जाए, जब तक कि दोनों ही पार्ट्स में फ्री वाटर का जो अमाउंट है वो जब तक बराबर ना हो जाए, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, तब तक आप बोल सकते हो कि ये चलता रहेगा। या आप ये बोल सकते हो कि जब तक कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही पार्ट्स का एक बराबर ना हो जाए तब तक ये चलता ही रहेगा, क्योंकि यहां पे अपने पास एक डाइल्यूट सोल्यूशन है, यहां पे अपने पास एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। आई बात समझ में? तो जब तक दोनों ही सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो आप देख सकते हो कि इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए कितना सारा पानी पार्ट ए में से निकल करके बी में जा चुका है। तो ये जो मूवमेंट हुआ है पानी का, सॉल्वेंट का, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसी को हम बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इज वेरी मच सिमिलर टू डिफ्यूजन, बस ऑस्मोसिस में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है सॉल्वेंट का या पानी का। बाकी डिफ्यूजन आप बोल सकते हो कि गैसेस का भी हो जाता है, आयंस का भी हो जाता है, मॉलिक्यूल्स का भी हो जाता है, लेकिन यहां पे जो ऑस्मोसिस होता है उसमें हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसी भी सॉल्यूट को जाने देती ही नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट ही क्या कर सकता है, उसके थ्रू जा सकता है। भाई आप खुद ही सोचो ना, पार्ट ए और पार्ट बी में सॉल्यूट का अमाउंट ही तो वेरी कर रहा था ना। पानी जो हमने लिया था सॉल्वेंट वो तो बराबर था, यहां पे भी 50, यहां पे भी 50। तो अगर पानी पार्ट ए से निकल करके पार्ट बी में जा सकता है, तो सॉल्यूट भी तो पार्ट बी में से निकल करके पार्ट ए में जा सकता था ना। कि पार्ट ए में क्या हो रहा है भाई, अगर सॉल्यूट के हिसाब से सोचें, अगर नमक के पार्टिकल्स के बारे में सोचें कि नमक के पार्टिकल्स पार्ट बी में रहकर के सोचेंगे कि यार अभी जहां पे मैं हूं वहां पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है, लेकिन जो सामने पार्ट ए है उसमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो क्यों ना नमक के पार्टिकल्स सॉल्यूट के पार्टिकल्स बी पार्ट से निकल कर ए में आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो नहीं आने देगी। वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट या पानी को ही क्या करने वाली है, अलाउ करने वाली है अपने थ्रू गुजरना। इसीलिए यहां पे बोला गया है क्या, देखो यहां पे कि द डिफ्यूजन ऑफ वाटर या सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। पानी कहां से कहां जा रहा है? पानी आप बोल सकते हो कि उस वाले रीजन से जहां पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा था, कम था। पानी जो फ्री वाटर है उसका कॉन्सेंट्रेशन आप बोल सकते हो कि पार्ट ए में ज्यादा था, पार्ट बी में कम था। लेकिन अगर मैं सॉल्यूट के टर्म्स में बात करूं तो यहां पे जो सॉल्वेंट या पानी का मूवमेंट हो रहा है वो कहां से कहां हो रहा है, एक ऐसे रीजन से जहां पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम था टुवर्ड्स ऐसे रीजन जहां पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज्यादा है। कि the diffusion of water या solvent through a semi-permeable membrane from a solution of lower concentration of solutes to a solution of higher concentration of solutes to which the membrane relatively impermeable, जिसके लिए, जिस solute के लिए membrane कैसी है, impermeable है, उसको नहीं जाने देने वाली है membrane। इसे हम कहते हैं क्या, बेसिकली osmosis। I hope osmosis के बारे में इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। डिफ्यूजन में आप बोल सकते हो कि एज सच सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, अपने आप जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ जाके क्या होता है, फैल जाता है, इवनली स्प्रेड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे चीजें आप बोल सकते हो कि थोड़ी सी बदल जाती हैं। तो अब जब हमको ऑस्मोसिस की प्रोसेस समझ में आ गई है तो हमारे लिए ऑस्मोसिस के दो टाइप्स को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। दो तरह के ऑस्मोसिस होते हैं, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। एंडो का मतलब क्या है, एंडो का मतलब है अंदर, ठीक है, और एक्सो का मतलब क्या है, बाहर। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि एंडोस्मोसिस क्या होता है कि जब पानी या जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाएं। पानी के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, तो बाहर से आ रहे हैं।
तो जब पानी या पानी के मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर आते हैं तो उसे हम बोलते हैं अंदर वाला ऑस्मोसिस यानी कि एंडोस्मोसिस। और इसका उल्टा कब होता है? जब वाटर मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल से बाहर निकल जाएं, कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे वो सेल के अंदर ही थे, लेकिन अब क्या हुआ कि इन वाटर मॉलिक्यूल्स ने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया और सेल के बाहर निकल गए। बाहर कहाँ गए? तो सेल का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था वहां चले गए। तो जब पानी या वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के बाहर निकल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं बाहर वाला ऑस्मोसिस यानी कि एक्सोस्मोसिस। जब सेल के अंदर आ रहा है पानी तो उसको हम बोलते हैं अंदर वाला ऑस्मोसिस या एंडोस्मोसिस। जब पानी सेल के बाहर जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे बाहर वाला ऑस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस समझ में आई। इसके दोनों ही टाइप्स आपको समझ में आए कि एंडोस्मोसिस में पानी सेल के अंदर आ रहा है, एक्सोस्मोसिस में पानी सेल के बाहर जा रहा है। अब जब आपको टाइप्स समझ में आ गए हैं तो अब इन दोनों ही टाइप्स के होने की एक एक कंडीशन भी याद रख लो। मतलब कि एंडोस्मोसिस कब होता है? जब सेल प्रेजेंट हो। कहां प्रेजेंट हो? एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। जब हमारा एक सेल एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है तो एंडोस्मोसिस होता है, और जब हमारा सेल एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है तब वहां पे होता है क्या? एक्सोस्मोसिस। आई बात समझ में? तो एंडोस्मोसिस की होने की एक कंडीशन क्या है कि सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन है उसको हाइपोटोनिक होना पड़ेगा, और एक्सोस्मोसिस की होने की कंडीशन क्या है कि सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन है उसको हाइपरटोनिक होना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि मैम ये हाइपरटोनिक क्या चीज है भाई? तो देख लो यहां पे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ अ सेल। यानी कि आपका क्या है, ये एक सेल है और इसको आपने कहाँ रखा हुआ है? एक सॉल्यूशन में रखा हुआ है। ये क्या है? सेल है आपका, उसका न्यूक्लियस भी हम बना चुके हैं, ठीक है ना। और ये क्या है? सेल के बाहर वाला सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूट भी होगा और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी होगा। आई बात समझ में? हमारे पास सेल है, उसको हमने एक सॉल्यूशन में डाल के रखा हुआ है। सॉल्यूशन में आप बोल सकते हो कि सॉल्यूट भी होगा और क्या होगा? सॉल्वेंट भी होगा। तो अभी के लिए ये जो सॉल्यूशन है इसको मैं क्या बोल रही हूं? एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल रही हूं। इसको मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल रही हूं। क्यों बोल रही हूं मैं इस सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक? क्योंकि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा है? कम है। किसके रिस्पेक्ट में? तो सेल के रिस्पेक्ट में। भाई सेल में भी तो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। तो जब हम इस सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं जिसमें कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है? कम होता है। किसके रिस्पेक्ट में? तो सेल के अंदर जो सॉल्यूट है उसके रिस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे कि अपना सॉल्यूशन कैसा है? एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अगर हम बोल रहे हैं कि सेल के बाहर जो आप बोल सकते हो कि जो सॉल्यूशन है, सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट कैसा है? कम है सेल के अंदर के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या? कि सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट ज्यादा है। भाई एक ही आप बोल सकते हो कि या तो आप ये बोल दो कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है, या ये बोल दो कि सॉल्वेंट कम है, बात तो बराबर ही हुई ना। अगर मैं बोल रही हूं कि इस सॉल्यूशन में, सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कैसा है? कम है। किसके रिस्पेक्ट में? तो सेल के अंदर जो सॉल्यूट है उसके रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या? कि सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट ज्यादा है। सॉल्यूट कम होगा तो सॉल्वेंट अपने आप ज्यादा होगा। सॉल्वेंट अगर कम होगा तो अपने आप सॉल्यूट कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो होगा क्या? अब क्योंकि सेल को सराउंड करने वाली कौन है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो अगर सेल के अंदर का सॉल्यूट देखेगा बाहर सॉल्यूशन में कि अरे यार मेरे बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है, और जहां मैं अभी हूं, मैं कहां हूं? सेल के अंदर हूं,
तो अभी मैं जहां हूं वहां पे तो कॉन्सेंट्रेशन मेरा ज्यादा है, तो मैं काम करता हूं ना, मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आ जाता हूं, यानी कि सेल से सोल्यूशन में आ जाता हूं, सेल के बाहर। कर पाएगा क्या सॉल्यूट ऐसा? नहीं, क्योंकि ये जो सेल की मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अलाउ नहीं करेगी। अलाउ किसको किया जाता है? सिर्फ पानी या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को। तो क्योंकि सेल के बाहर जो सोल्यूशन है उसमें पानी ज्यादा है, तो सोल्यूशन का पानी बोलेगा कि अरे यार, मैं जिस रीजन में हूं वहां पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मुझे कहां से कहा जाना चाहिए? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन में। इस वजह से क्या होगा, जो पानी है सोल्यूशन का, वो कहां से कहां चला जाएगा? बेसिकली सोल्यूशन से सेल के अंदर चला जाएगा, और जहां वाटर मॉलिक्यूल्स सोल्यूशन से निकल करके कहां गए? सेल में गए, क्या होगा वहां पे? एंडोस्मोसिस। अब ये भी समझा था ना कि एंडोस्मोसिस का मतलब क्या होता है? सेल के अंदर पानी जाना, सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की एंट्री, उसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। अब इसी का रिवर्स पॉसिबल है कहां? एक ऐसे केस में जहां पे हमारे पास जो सेल है, ये क्या है? हमारा प्यारा सेल है, और ये वाला सेल भी कहां है? एक सोल्यूशन में है। सोल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है, इसके पास भी सॉल्यूट होगा और इसके पास भी क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। अब इस केस में जो हमारे पास सोल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट कैसा है? ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? तो जो सेल आपने लिया हुआ है उसमें जो सॉल्यूट है उसके कंपैरिजन में। आई रिपीट कि इसमें आपने जो सॉल्यूशन लिया है, इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो कैसा है? ज्यादा है। सॉल्यूट कैसा है? ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? तो सेल के साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में, सेल के साइटोसोल के कंपैरिजन में। तो होगा क्या? सॉल्यूट ज्यादा बोला है मैंने सॉल्यूशन में, इसका मतलब क्या? अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट यानी कि पानी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। तो आप बोल सकते हो कि जिस सॉल्यूशन में सेल है अपना, उस सॉल्यूशन में पानी कम है और सेल के अंदर पानी ज्यादा है, तो सेल के अंदर का पानी बोलेगा अरे रे 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 रे, मैं जिस रीजन में हूं वहां पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ये कौन बोल रहा है? सेल के अंदर का पानी बोल रहा है। किसको देख करके? अपने आसपास जो सोल्यूशन है उसको देख करके, कि भाई मैं जिस रीजन में हूं वहां पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन जो सेल मतलब मेरे बाहर जो सोल्यूशन है उसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन तो कम है। तो पानी क्या करेगा? सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल से बाहर निकल आएगा सोल्यूशन में। तो यहां पे क्या हो रहा है? जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आप बोल सकते हो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल से बाहर आ रहे हैं, यानी कि जो पानी है वो सेल से बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या? कि वहां पे क्या हो रहा है? एक्सोस्मोसिस। और इस तरीके का जो सोल्यूशन होता है इसको हम बोलते हैं क्या? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा रहता है? ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द सेल। सेल के कंपैरिजन में, उसके अंदर मतलब सेल के अंदर जो भी उसका कंटेंट है उसके कंपैरिजन में, जब सोल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो? ज्यादा हो, तो वो होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और अगर सॉल्यूट कैसा है? कम है, तो वो होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ द सेल, देयरफॉर द सेल क्या होगा? पानी अपना खो देगा और एक्सॉस्मोसिस हो जाएगा, जिसके कारण सेल श्रिंक हो जाएगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या होता है? कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट इन सोल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द सेल, देयरफॉर जो सेल होगा वो पानी गेन कर लेगा और वो फूल जाएगा। अब एक होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन भी, कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन सेम होता है एज दैट ऑफ द सेल, देयरफॉर कोई भी वहां पे पानी का जो मूवमेंट है वो नहीं होने वाला, न सेल के अंदर पानी आएगा न सेल के बाहर पानी जाएगा। तो जो सेल का साइज है वो सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या है? आरबीसीज हैं। आरबीसीज को हमने 3 अलग अलग टाइप के सोल्यूशन में डाला हुआ है, आइसोटोनिक में, हाइपोटोनिक में और हाइपरटोनिक में। आइसोटोनिक में आप बोल सकते हो कि जो आरबीसीज का जो शेप है वो वैसा का वैसा रहा, कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब हमने इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाला, किसको? आरबीसी को, आरबीसी फूल की पचक गई। क्यों? क्योंकि जिस सोल्यूशन में आपने डाला था आरबीसी को वो कैसा था? हाइपोटोनिक था, यानी कि उसमें पानी ज्यादा था। तो पानी जो है सेल के अंदर चला गया, सेल फूल गया, एंडोस्मोसिस। यहाँ पे क्या हुआ? आरबीसीज श्रिंक हो गई। क्यों? क्योंकि जिस सोल्यूशन में आपने डाला है आरबीसीज को वो कैसा है? हाइपरटोनिक है, यानी कि यहाँ पे जो आपका सॉल्यूट है
या बोल सकते हो कि जो सोल्यूशन है हाइपोटोनिक, उसमें जो पानी है वो कैसा है, कम है, सेल के अंदर ज़्यादा है, तो सेल के अंदर का पानी बाहर निकल आएगा सोल्यूशन में, तो सेल पिचक जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर क्या है, फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये क्या करते हैं, पानी गेन करते हैं अपनी बॉडी में ऑस्मोसिस के थ्रू ही। अब यहाँ पे ऑस्मोसिस का सिग्निफिकेंस आपको समझाया जा रहा है कि जो हमारे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा वगैरह, पैरामीशियम वगैरह, ये क्या करते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू ही अपनी बॉडी में पानी अंदर लेते हैं। मोस्ट प्लांट सेल्स हैव टेंडेंसी टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। अधिकतर जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है पानी को गेन करने की थ्रू ऑस्मोसिस ही। Absorption of water by the plant roots from the soil through root hair is an example of osmosis। हम सबको पता है कि पेड़ों की जो जड़ होती है वो मिट्टी से पानी सोखती है, तो ये जो पानी का absorption हो रहा है by the root hair वो कैसे होता है, अगेन ऑस्मोसिस से। स्टोमेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टोमेटा क्या होते हैं, लीफ के सरफेस पे टाइनी पोर्स होते हैं जिनके थ्रू पानी जो है, प्लांट की बॉडी का जो पानी होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर के उड़ जाता है। तो स्टोमेटा की जो अब पोर्स हैं, ये पोर्स कभी खोलेंगे कभी बंद होंगे, है ना। तो स्टोमेटा को बेसिकली गार्ड करने वाले ना दो किडनी बीन शेप के गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, दो गार्ड सेल्स हैं जो कि एक स्टोमेटा को, स्टोमेटल पोर को गार्ड करते हैं। तो कभी ये आप बोल सकते हो कि जो सेल्स हैं, जो गार्ड सेल्स हैं, ये कभी फूल जाते हैं कभी पिचक जाते हैं, कभी फूल जाएंगे कभी पिचक जाएंगे। तो इनके फूलने और पिचकने से ही क्या होता है, जो स्टोमेटा है वो खुलता है, वो ओपन या बंद होता है। स्टोमेटा आप बोल सकते हो कि खुलता और बंद होता है। कैसे खुलता बंद होता है, तो उसको गार्ड करने वाले जो दो गार्ड सेल्स होते हैं वो कभी फूल जाते हैं कभी पिचक जाते हैं, कभी फूलेंगे कभी पिचक जाएंगे। तो उनके फूलने और पिचकने से जो स्टोमेटल पोर है वो कभी बंद होता है कभी वो खुलता है, ठीक है। तो ये जो गार्ड सेल्स का फूलना है, जो पिचकना है, ये कैसे हो रहा है, क्योंकि गार्ड सेल्स में पानी जो है ना आता जाता रहता है। तो कैसे आता जाता रहता है, तो आप बोलोगे पानी के ऑस्मोसिस के कारण ही। तो पानी का ऑस्मोसिस होता है, मतलब ऑस्मोसिस से पानी जो है ना गार्ड सेल्स के, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी जो गार्ड सेल्स हैं वो खुले हुए हैं तो पानी जा रहा था, अब गार्ड सेल्स देखो बंद हो गए हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो गार्ड सेल्स का जो पिचकना और जो फूलना है वो क्यों होता है, क्योंकि ऑस्मोसिस से पानी अंदर या बाहर जाता है। कभी एक्सॉस्मोसिस होता है कभी एंडोस्मोसिस होता है। तो कभी गार्ड सेल्स खुलेंगे, मतलब कभी गार्ड सेल्स फूलेंगे कभी पिचकेंगे, और जहां वो पिचके फूले वहां पे जो स्टोमेटा है वो कभी खुलेगा कभी बंद हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। फिर क्या है अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो ये पूरा अपना फिनिश हुआ क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट, कि पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, है ना। अब बात आती है किसकी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स इनटू और आउट ऑफ अ सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब जैसे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेल को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है कि मूवमेंट होता है डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स का। कैसे, या तो सेल के बाहर जाएंगे या वो सेल के अंदर आएंगे। कैसे, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। कहां से कहां, फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। क्या अब आपको समझ में आया कि ओवरहेड टैंक से पानी को अगर नीचे लेकर के आना है तो एनर्जी को खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई बिजली लगाने की जरूरत नहीं, कोई पंप लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम हायर हाइट से पानी को लोअर हाइट में लेकर के आ रहे हैं अगेंस्ट, या बोल सकते हो कि अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होने वाला है, पानी बहने वाला है हायर हाइट से लोअर हाइट में। लेकिन अब क्या हो रहा है, पानी है नीचे वाली टंकी में, बोरवेल में है पानी, उस पानी को आपको ओवरहेड टैंक में ले जाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पंप लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अब आप पानी को लोअर हाइट से हायर हाइट में लेकर के जा रहे हो, यानी कि अब जो मूवमेंट होगा पानी का वो कैसा होगा, आप बोल सकते हो कि अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगानी पड़ती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो कैसे होता है, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। कहां से कहां सब्सटेंसेस जाते हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से हायर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन में। तो इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी तो लगेगी ही लगेगी।
पैसिव ट्रांसपोर्ट आप बोल सकते हो कि एक स्लो प्रोसेस होती है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्योंकि एनर्जी लग रही है तो वो फटाफट हो जाती है। इसका मतलब क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक रैपिड प्रोसेस होती है एंड रिक्वायर्स द यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी यहाँ पे यूज होती है। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको पहाड़ी चढ़नी है तो चढ़ते चढ़ते थक जाओगे तो किसी की लिफ्ट लोगे आप, है ना, किसी गाड़ी में जाके बैठोगे, किसी खच्चर को पकड़ोगे। वैसे ही जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो क्योंकि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, इसीलिए किसी न किसी कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सम आयंस जैसे कि पोटेशियम आयंस, सोडियम आयंस पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंसेस सेल के अंदर या बाहर जाते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन against the concentration gradient from the region of their lower concentration to the region of their higher concentration, जिसमें एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एक रैपिड प्रोसेस होती है और इसमें कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, प्रोटीन्स, है ना, आप बोल सकते हो कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। जैसे कि हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ा कि पानी का मूवमेंट होता है, गैसेस का मूवमेंट होता है, वैसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसका मूवमेंट होता है, तो सोडियम आयंस का, पोटेशियम आयंस का, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का। कहाँ, सेल के अंदर या बाहर, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। ये पूरी कहानी हो गई एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो आपके सामने एक GIF आपको दिखाई दे रहा होगा जिसकी मदद से आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट को और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। ये आपको सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रही होगी, लिपिड की बाइलेयर, ठीक है। तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के इस तरफ एग्जाम्पल हम लेते हैं ग्लूकोज का। तो सेल मेम्ब्रेन के इस तरफ ग्लूकोज जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, काफ़ी कम है। देखो लिखा हुआ है लो कॉन्सेंट्रेशन। और सेल मेम्ब्रेन के इस तरफ जो ग्लूकोज है उसका कॉन्सेंट्रेशन है कैसा, ज़्यादा। देखो यहाँ पे लिखा है हाई कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन की इस साइड में आपको ग्लूकोज के ये पार्टिकल्स भी नज़र आ रहे होंगे, हरे हरे। तो यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स है, इसका मतलब यहाँ पे ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। यहाँ पे पार्टिकल्स कम है इस साइड में, इसका मतलब यहाँ पे ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी कम है। लेकिन हो क्या रहा है कि ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इस रीजन में कम है, लेकिन फिर भी ग्लूकोज यहाँ से यहाँ आ रहा है, यानी कि अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से हायर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन में आ रहा है। कैसे आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ रहा है। और बड़ी बात क्या है कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस तो कर रहा है, लेकिन कैसे, एटीपी को यूटिलाइज करके। इसका मतलब क्या कि भाई ग्लूकोज सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से हायर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन में जा रहा है एटीपी को यूटिलाइज करके। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसका हो रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो ग्लूकोज का। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये क्या है, सेल का आउटसाइड है और ये सेल का इनसाइड है, यानी कि सेल के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा ग्लूकोज है और सेल को सराउंड करने वाली आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दिखाई दे रही होगी। तो सेल के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज है, सेल के बाहर भी ग्लूकोज है, लेकिन अंदर के कंपैरिजन में ग्लूकोज कैसा है, कम है। लेकिन फिर भी ग्लूकोज क्या कर रहा है, अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। कैसे, एटीपी को यूज करके। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हो रहा है क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। सिमिलरली अब आप बोल सकते हो कि ये क्या है, सेल का आउटसाइड है। जैसे कि हमने यहाँ लिया था, तो ये क्या है, सेल का आउटसाइड है और ये है क्या, सेल का इनसाइड। और सेल को सराउंड करने वाली ये क्या है, आपकी मतलब सेल की सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सेल के अंदर आप बोल सकते हो कि अब किसका एग्जाम्पल लें, अब हम लेते हैं पोटेशियम आयंस का, ठीक है ना। या हाँ ठीक है, चलो अपन पोटेशियम आयंस का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर आपको ये जो हरे हरे नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, पोटेशियम आयंस हैं सेल के अंदर। लेकिन सेल के बाहर तो पोटेशियम आयंस कैसे हैं, भर भर के हैं, लेकिन फिर भी पोटेशियम आयंस क्या कर रहे हैं, सेल के अंदर से सेल के बाहर आ रहे हैं, यानी कि अपने लो कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से हाई कॉन्सेंट्रेशन के रीजन में आ रहे हैं। कैसे, जो सेल मेम्ब्रेन है इसके थ्रू,
वो भी कैसे? ATP को यूटिलाइज करके। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसका? पोटेशियम आयंस का। तो अब मुझे लगता है कि आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये एकदम क्लियरली समझ में आया होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों पढ़े हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या पढ़ा है वो भी हमने देख लिया। आई बात समझ में? तो आई होप अब किसी को डाउट नहीं होगा कि ये मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, डिजॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स का, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। बाकायदा ये एनर्जी इसमें यूटिलाइज की जाती है ना, ATP के फॉर्म में। इसके अलावा काफ़ी रैपिड प्रोसेस होती है। तो और कौन कौन से सब्सटेंसेस का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कहानी को हम करते हैं ख़त्म, और अब हम बात करते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट की। अब आप बोलोगे कि मैम ये बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है? बड़ा मज़ेदार होता है, बड़ा आसान होता है। जितना आपका दिमाग ख़राब किया है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में ना, यहाँ पे बिल्कुल भी दिमाग ख़राब नहीं होगा। कैसे? देखो, देयर आर मटेरियल्स दैट आर टू लार्ज टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन यूजिंग दीज मेथड्स। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि इतने बड़े होते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को वो आप बोल सकते हो कि क्रॉस नहीं कर पाते हैं। कैसे क्रॉस नहीं कर पाते हैं? तो जो अभी हमने मेथड्स पढ़े हैं ना, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो कुछ मटेरियल्स इतने बड़े होते हैं कि वो सेल मेम्ब्रेन को जो हमने मेथड्स पढ़े हैं उनकी मदद से क्रॉस नहीं कर पाते हैं। There are times when a cell will need to engulf a bacterium or release a hormone. It is during these instances that bulk transport mechanisms are needed. अब कुछ ऐसा हुआ कि सेल को क्या करना है, एक बैक्टीरियम को एनगल्फ करना है या कोई हार्मोन जो है रिलीज करना है, तो इस समय आप बोल सकते हो कि बल्क ट्रांसपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो आ जाती है। तो नाम से समझ में आ रहा है बल्क मतलब क्या, कि बहुत बड़ा सा, मतलब एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं और काफ़ी सारे हैं, क्वांटिटी भी बड़ी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स एंड सॉलिड फूड पार्टिकल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। अब जाहिर है इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोला गया है, लिपिड के ड्रॉपलेट्स बोला गया है, सॉलिड फूड पार्टिकल्स बोले गए हैं। जब इतने बड़े बड़े सब्सटेंसेस लार्ज अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो एनर्जी तो लगेगी ना, फ्री में थोड़ी हो जाएगा। है बात समझ में? चलिए, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस आर द बल्क ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। तो बल्क ट्रांसपोर्ट जो है वो दो आप बोल सकते हो कि तरीकों से होता है। एक होता है एंडोसाइटोसिस और एक होता है एक्सोसाइटोसिस। साइटोसिस का मतलब क्या है, सेल। एंडो मतलब कि अभी बताया था थोड़ी देर पहले एंडो, और एक्सो मतलब कि क्या, बाहर। तो एंडोसाइटोसिस में सेल के अंदर चीज़ें आती हैं और एक्सोसाइटोसिस में सेल के बाहर चीज़ें जाती हैं। During bulk transport, larger substances or large package of small molecules are transported through the cell membrane, also known as plasma membrane, by the ways of vesicles. Think of vesicles as little membrane sacs that can fuse with the cell membrane. तो basically bulk transport में होता क्या है कि बड़े बड़े substances या आप बोल सकते हो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स के बड़े बड़े पैकेजेस, कि हम क्या कर रहे हैं, या तो एक बहुत ही बड़ा सा गिफ्ट ले रहे हैं या बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट्स को एक बड़े डब्बे में पैक कर रहे हैं। तो बल्क ट्रांसपोर्ट में होता क्या है कि या तो एक बड़ा सब्सटेंस या छोटे छोटे आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल्स को एक बड़े पैकेट में पैक कर दिया जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग बल्क ट्रांसपोर्ट लार्ज सब्सटेंसेस या लार्ज पैकेजेस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। कैसे? बाय वे ऑफ वेसाइकल्स। वेसाइकल्स मतलब क्या, तो आप बोल सकते हो कि छोटे छोटे से बोरे। सेल के अंदर ना छोटे छोटे से बोरे होते हैं भाई। जैसे अगर हम कहीं शिफ्ट हो रहे हो किसी नए घर में, तो हम क्या करते हैं, अपने घर का जो सामान है
उसको जो हम आप बोल सकते हो कि बोरों में पैक कर देते हैं, कार्टन में पैक कर देते हैं। तो कार्टन तो एक एडवांस चीज हो गई, हम बात कर रहे हैं बोरों की। तो हमारे घरों में बोरे पाए जाते हैं, सुतली के बोरे। कुछ इसी तरीके से सेल के अंदर भी क्या होते हैं, बोरे होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बेसिकली वसाइकल्स बोलते हैं। ये वसाइकल्स क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं, बोरे होते हैं, जिनको कि मेम्ब्रेन ने बाउंड किया होता है। दैट कैन फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन। और खास बात क्या होती है कि ये बोरे जाकर के सेल की सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि भाई जो बोरे हैं उनको भी सराउंड करने के लिए क्या है, मेम्ब्रेन है। तो जो वेसाइकल की मेम्ब्रेन होती है वो जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती है। आई बात समझ में? So cell membranes are comprised of a lipid bilayer. The walls of vesicle जो vesicles हैं वो भी किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। अब जैसे कि मैंने बोला कि वेसाइकल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाकर के फ्यूज हो जाती है। तो क्यों जाती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनी होती है लिपिड बाइलेयर की, और वेसाइकल्स की जो दीवारें होती हैं, जो मेम्ब्रेन है, वो भी बनी हुई किसकी, लिपिड बाइलेयर की, विच इज वाई दे आर कैपेबल ऑफ फ्यूजिंग विद द सेल मेम्ब्रेन। दिस फ्यूजन बिटवीन द वेसाइकल्स एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैसिलिटेट्स बल्क ट्रांसपोर्ट बोथ इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये जो वेसाइकल्स का फ्यूजन हो रहा है, वेसाइकल्स की वॉल का फ्यूजन हो रहा है विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, इसी से क्या होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर या सेल के बाहर। आई होप इतना सबको समझ में आ रहा होगा कि इस बल्क ट्रांसपोर्ट हम कब यूज करते हैं, जब सेल के अंदर या बाहर जाने वाला जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल है, वो कैसा हो, काफी बड़ा हो या लार्ज अमाउंट में हो, तो उसके लिए बल्क ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है। और बल्क ट्रांसपोर्ट भी दो तरीकों से होता है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडो एंड एक्सो, सेल के अंदर आ रहा है तो एंडोसाइटोसिस, सेल के बाहर जा रहा है तो एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, इसके अलावा आप बोल सकते हो कि मेन आप बोल सकते हो कि यहाँ पे चीज क्या होती है सेल के अंदर, किसके थ्रू आप बोल सकते हो कि बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो है वेसाइकल्स, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, मेम्ब्रेन से बंधे हुए बोरे होते हैं, जिनकी जो वॉल है वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ जाकर के फ्यूज हो जाती है। और इसी प्रॉपर्टी के कारण चीजों का बल्क ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर या सेल के बाहर। चलिए अब हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस की। It is the process by which cells take in substances from the outside of the cell by engulfing them in a vesicle. तो बेसिकली होता क्या है एंडोसाइटोसिस में कि सेल, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल। तो इसमें क्या हो रहा है, सेल के अंदर कोई चीजें आ रही है, तो सेल बेसिकली क्या कर रहा है, अपने आउटसाइड एनवायरनमेंट में से किसी सब्सटेंस को जो है ना वो एनगल्फ कर रहा है, और बेसिकली उसको भाई एनगल्फ कर लिया और उसको बोरे में भर लिया। ठीक है, These can include things like nutrients to support the cell or pathogens that immune cells engulf and destroy. तो जो चीज़ें सेल के अंदर ली जा रही हैं वो क्या हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं कि भाई सेल को सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं सेल को। इसके अलावा जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी के जो चौकीदार अंकल होते हैं, चौकीदार सेल्स जो होते हैं, जो कि जैसे उनको पता चलता है कि अरे ये तो क्या आ रहा है, एक पैथोजन है, ये तो एक डिसीज कॉज करने वाला क्या है, पैथोजन है, एक जर्म है, तो उसको किल करने के लिए क्या करता है, जो हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं, है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह, वो क्या करते हैं, जाकर के उसको ऐसे घपच लेते हैं, अंदर कर लेते हैं, है ना। तो बेसिकली एंडोसाइटोसिस में सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट है वहां से सब्सटेंस को एनगल्फ किया जाता है, बोरे में भर दिया जाता है। फिर इसके बाद में बोरे में भर के, भाई आप बोल रहे हो कि सेल के अंदर ले लिया गया है उस सब्सटेंस को और बोरे में भर लिया गया है, बोरे में भरने के बाद क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा। एंडोसाइटोसिस अकर व्हेन अ पोर्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फोल्ड्स इन ऑन इटसेल्फ encircling the extracellular fluid and various molecules or microorganisms. The resulting vesicle breaks off and is transported within the cell. होता क्या है एंडोसाइटोसिस में, इसकी इमेज देख लो आप, आपको बेहतर समझ में आएगा कि ये क्या है। सपोज ये सेल है और ये पूरी क्या है, सेल की सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब जो सेल है वो अभी कहाँ पड़ा है, अपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पड़ा है। सेल कहाँ पड़ा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पड़ा हुआ है, और इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या है, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं। ये आपको न्यूट्रिएंट्स के क्या नजर आ रहे हैं, ये क्या नजर आ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स के मॉलिक्यूल्स क्या करने वाले हैं, सेल को सपोर्ट करने वाले हैं। तो सेल क्या करेगा, इसको खाना चाहेगा। तो वो खाएगा कैसे, तो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो ऐसे फोल्ड होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसे फोल्ड होती है और धीरे धीरे से जाकर के क्या करती है, जो
सब्सटेंस है, जो मॉलिक्यूल्स है, उसको ऐसे घेर लेती है। घेर लिया, घेरने के बाद आप बोलते हो कि यहाँ पे क्या बन जाता है, एक वेसिकल बन जाता है, और फिर ये वेसिकल जो है सेल मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाता है। तो मेन काम किसका है भाई, सेल मेम्ब्रेन का ही है। इसीलिए जो सिंगर और निकल्सन ने जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला था ना, वो बिल्कुल सही था। ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, इट इज फ्लूइड इन नेचर। तभी तो सेल मेम्ब्रेन क्या कर पा रही है, खुद को फोल्ड कर पा रही है, फोल्ड्स बन रहे हैं सेल मेम्ब्रेन में। अगर सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर में नहीं होती तो फोल्ड्स नहीं बनते, और अगर फोल्ड्स नहीं बनते तो उसमें कोई भी सब्सटेंस आकर के बैठ नहीं पाता। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली एंडोसाइटोसिस हो रहा है कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, अपने आप को ऐसे फोल्ड कर लेती है ना, सब्सटेंस को जाकर के क्या करती है, ऐसे घेर लेती है, और उस सब्सटेंस को, मॉलिक्यूल्स को वो क्या करती है, अपने अंदर ले लेती है और एक वेसिकल बना लेती है। फिर ये वेसिकल जाकर के सेल मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाता है, और ये वेसिकल आप बोल सकते हो फिर पूरे जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें तैरता रहता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या बोला गया, एंडोसाइटोसिस अकर जब सेल मेम्ब्रेन का पोर्शन अपने आप को फोल्ड करे और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या करे, एनसर्कल कर ले, मतलब वेरियस मॉलिक्यूल्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। इससे क्या होगा कि बेसिकली एक वेसिकल बन जाएगा, है ना, बेसिकली पाउच बन गया कि ये क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी, इसमें कैसा गड्ढा बन गया, इस गड्ढे में कुछ आके भर गया, फिर ये क्या हो रही है, सेल मेम्ब्रेन ऐसे फ्यूज होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही। इससे क्या होगा, एक वेसिकल बन जाएगा और फिर ये वेसिकल डिटैच हो जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस भी दो तरह का होता है, एक होता है फेगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग बोलते हैं। क्यों? इट इज द प्रोसेस बाय विच सेल इंटरनलाइज लार्ज पार्टिकल्स या सेल्स लाइक डैमेज्ड सेल्स एंड बैक्टीरिया। तो बेसिकली फेगोसाइटोसिस मतलब क्या, सेल ईटिंग, सेल कुछ खा रहा होता है। सेल क्या खा रहा होता है, तो लार्ज पार्टिकल्स या सेल्स, जैसे कि डैमेज्ड सेल्स हो गए, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, इन सबको सेल क्या करता है, अंदर लेता है। यानी कि सेल क्या होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स खा रहा होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेल ईटिंग या फेगोसाइटोसिस। तो विद इन द ह्यूमन बॉडी एंड इन अदर मेंबर्स, phagocytosis is how immune cells engulf and destroy the dangerous microorganisms या toxic compounds। बेसिकली आप बोल सकते हो कि ह्यूमन बॉडी में या जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी में जो इम्यून सेल्स होते हैं वो कुछ इसी तरीके से क्या करते हैं, डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है ना डिस्ट्रॉय करते हैं या टॉक्सिक कंपाउंड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं यूजिंग फेगोसाइटोसिस। होता क्या है कि जो मैक्रोफेजेस हैं, जो न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसिकली मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स ये टाइप होते हैं किसके, WBC के, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के। ये बेसिकली प्राइमरी फेगोसाइट्स होते हैं, ठीक है ना। These white blood cells are responsible for clearing out aged and damaged cells as well as disposing of infectious microorganisms। अब भाई सेल है, नए नए सेल बनते जा रहे हैं, जो पुराने सेल हैं वो बूढ़े होते जा रहे हैं, है ना, डैमेज होते जा रहे हैं। तो ऐसे पुराने डैमेज्ड सेल को आप बोल सकते हो कि डाइजेस्ट कर लिया जाए ताकि उनकी जगह पे नए सेल्स आ जाए। ऑब्वियस सी बात है, देखो ये ना साइकिल होती है कि जैसे कि रिटायरमेंट होता है कि इंसान जो है 40-50 साल जो है अपनी ज़िंदगी का काम करता है, लेकिन इसके बाद में 60 साल के बाद आकर के रिटायर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उनकी जगह पे आप बोल सकते हो कि कोई एक नया पर्सन अपॉइंट होता है ना। तो कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि पूरी साइकिल चलती है कि एक इंसान बूढ़ा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है उसके काम करने की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, तो उसकी जगह पे एक नया आप बोल सकते हो कि यंग एज का इंसान आ जाता है। तो सिमिलरली जो डैमेज्ड सेल्स हैं, जो आप बोल सकते हो कि जो पुराने हो चुके हैं, बूढ़े सेल्स हैं, उनकी एफिशिएंसी कम हो गई, तो उनको हटा दिया जाता है और उनको रिप्लेस करवाया जाता है कैसे, नए सेल्स से जिनकी एफिशिएंसी होती है ज़्यादा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही हो रहा है कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, कौन से, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स, ये क्या करते हैं कि पुराने डैमेज्ड सेल्स या जो डिसीज़ कॉज करने वाले जो आप बोल सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ये कुछ इसी तरीके से क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। आई रिपीट, हमारे बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स हमारी बॉडी को इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है उसको ये ऐसे घेर लेते हैं। घेरने के बाद क्या करते हैं, वेसिकल में पैक कर लेते हैं और सेल के वो अंदर आ जाता है वेसिकल। फिर इस वेसिकल को क्या करता है, डाइजेस्ट किया जाता है। सिमिलरली अगर एक सेल है जो कि डैमेज हो गया है या बूढ़ा है, तो उसको क्या करेंगे, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स जाकर के ऐसे घेर लेंगे। घेरने के बाद में अपने अंदर ले लेंगे, अपने साइटोप्लाज्म में ले लेंगे। भाई मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स ये क्या होते हैं, सेल ही होते हैं। तो ये सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है ये जाकर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पैथोजन को घेरती है।
या किसी डैमेज्ड सेल को घेरती है, घेरने के बाद में उसको अंदर ले लेती है, वेसिकल में पैक कर देती है, फिर ये वेसिकल सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है जहाँ पे जाकर के उसका डाइजेशन होता है। आई बात समझ में? जैसे कि ये, ठीक है ना, यहाँ पे बेसिकली आप बोल सकते हो कि अमीबा के बारे में बताया जा रहा है कि अमीबा किस तरीके से अपना खाना जो है ना वो ग्रहण करता है, कि ये क्या है, अमीबा है, उसका न्यूक्लियस, उसका साइटोप्लाज्म है, उसकी सेल मेम्ब्रेन है पूरी, ठीक है ना, और यहाँ क्या पड़ा है, खाना पड़ा हुआ है। तो अमीबा इस खाने को खाना चाहता है, फेगोसाइटोसिस करना चाहता है, तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन आएगी 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 ऐसे, और जो खाना है उसको ऐसे घेर लेगी। देखो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या कर रही है, खुद को फोल्ड कर रही है ना, तो इसने क्या करा है, खाने को घेर लिया है, ऑलमोस्ट जो है देखो यहाँ पे घेर चुकी है। अब क्या होगा, इन दोनों एंड से जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो बेसिकली फ्यूज हो जाएगी। यहाँ से आप बोल सकते हो कि 2 फिंगर्स बनी थी, इन फिंगर्स ने जाके क्या करा था, खाने को घेरा था, फिर इसके बाद में ये दोनों फिंगर्स क्या हो गई, ऑलमोस्ट फ्यूज हो गई। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि जो वेसाइकल बना है, पाउच बन गया एक, जो भी आप बोल सकते हो कि फूड पार्टिकल था उसको एक आप बोल सकते हो कि मेम्ब्रेन में पैक कर लिया गया, तो वो क्या बन गया, बेसिकली एक वेसाइकल बन गया। अब ये जो वेसाइकल है ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटैच हो गया, और डिटैच होने के बाद में कहाँ चला गया, सेल के साइटोप्लाज्म में चला गया, जहां पे जाकर के लाइसोसोम्स जो कि डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं वो आकर के अटैक करेंगे, जिसके कारण आप बोल सकते हो कि इस वैक्यूल के अंदर, इस वेसिकल के अंदर जो भी खाना था वो क्या हो जाता है, पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो नाउ पिनोसाइटोसिस, अब इसमें क्या होता है, ऑल्सो नोन एज सेल ड्रिंकिंग। फेगोसाइटोसिस का मतलब है कि सेल खा रहा है, सेल ईटिंग। पिनोसाइटोसिस का मतलब ये है कि सेल पी रहा है। क्या पी रहा है, तो ये कॉमन होता है प्लांट और एनिमल सेल्स में। ड्यूरिंग पिनोसाइटोसिस द सेल टेक्स इन सब्सटेंस फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दैट इट नीड्स टू फंक्शन। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि पिनोसाइटोसिस में जो सेल है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से आप बोल सकते हो कि कुछ लिक्विड सब्सटेंस को क्या करता है, वो सेल के अंदर लेता है, जो कि उसके सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसमें क्या आ सकता है, पानी आ सकता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह आ सकते हैं। तो सेल ईटिंग यानी कि फेगोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अंदर लिया जाता है, खाया जाता है। जो डैमेज्ड सेल हैं, जो बूढ़े पुराने सेल हैं, उनको खाया जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि सेल्स हो गए, डैमेज्ड सेल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गया, इनको सेल के अंदर लिया जाता है सेल ईटिंग में, फेगोसाइटोसिस में। और पिनोसाइटोसिस में आप बोल सकते हो कि पानी और न्यूट्रिएंट्स को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से सेल के अंदर लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है कि ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसमें कुछ कुछ सब्सटेंसेस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं और पानी है, जो कि सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, ऐसा पाउच बना लेगी, फोल्ड कर लेगी, ये सब्सटेंस इसके अंदर चले जाएंगे, फिर यहाँ से जो मेम्ब्रेन है वो फ्यूज हो जाएगी, वेसाइकल बन जाएगा, फिर ये वेसाइकल मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, बेसिकली साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं क्या, पिनोसाइटोसिस। फिर इसके बाद में आता है अपना एक्सोसाइटोसिस। अभी तक हम बात कर रहे थे कि सेल क्या कर रहा है, चीज़ों को अंदर ले रहा है। अब हम बात करेंगे कि सेल किस तरीके से चीज़ों को बाहर रिलीज करेगा। सो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सेल मूव मटेरियल्स फ्रॉम विद इन द सेल इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इस प्रोसेस से क्या होता है कि सेल अपने अंदर की चीज़ें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भेज देता है। एक्सोसाइटोसिस अकर्स व्हेन अ वेसिकल फ्यूजेस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउइंग इट कंटेंट्स टू बी रिलीज्ड आउटसाइड द सेल। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, देखो एंडोसाइटोसिस में, चाहे वो फेगोसाइटोसिस हो चाहे वो पिनोसाइटोसिस हो, जो भी सब्सटेंस बाहर था वो वेसाइकल में पहले कैद होता है और फिर इसके बाद में वो वेसाइकल अंदर सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की, तो इसमें क्या होता है, ऑलरेडी सब्सटेंस सेल के अंदर ही होता है और वो ऑलरेडी सेल के अंदर उसकी साइटोप्लाज्म में वेसाइकल में बोरे में पैक्ड होता है। अब क्या होता है कि ये वेसाइकल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बल्क ट्रांसपोर्ट हम बोलते हैं कि वेसाइकल की मदद से ही होता है। चाहे कोई भी चीज़ सेल के अंदर आ रही हो या सेल के बाहर जा रही हो, बल्क ट्रांसपोर्ट में वो चीज़ बोरे में ही पैक की जाती है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल में ही पैक की जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सोसाइटोसिस में सेल के अंदर जो भी है वो ऑलरेडी मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल में बोरे में पैक्ड है। अब ये वेसाइकल जाएगा और सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उससे जाकर के फ्यूज हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि
फ्यूजेस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउइंग इट्स कंटेंट्स टू बी रिलीज आउटसाइड द सेल। इससे क्या होगा कि जो भी कंटेंट होगा वेसिकल के अंदर का वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर निकल जाएगा। So exocytosis is responsible for the removal of undigested food in the food vacuoles in the cell। तो जो भी खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है सेल के अंदर उसको बाहर निकालने के लिए, कुछ वेस्ट को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्सोसाइटोसिस ही परफॉर्म किया जाता है। सेक्रीशन, सपोज इस सेल को जो ना कुछ सेक्रेट करना है, एंजाइम्स बाहर निकालने हैं, हार्मोन्स बाहर निकालने हैं, तो वो भी कैसे बाहर निकलते हैं, एक्सोसाइटोसिस से ही निकलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक इमेज नजर आएगी कि आपके पास क्या है, ये पूरा सेल के अंदर है, ये क्या है, सेल की सेल मेम्ब्रेन है, और ये पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में आपको इस वेसिकल में क्या दिखाई दे रहा है, सपोज कुछ अनडाइजेस्टेड फूड नजर आ रहा है। ये क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये अनडाइजेस्टेड फूड है जिसको सेल के बाहर भेजने, तो क्या करेंगे, इसको वेसिकल में पैक करेंगे, फिर ये वेसिकल जाएगा सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है इससे जाकर के फ्यूज हो जाएगा, है ना। तो दोनों ही वेसिकल और सेल मेम्ब्रेन, वेसिकल की वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही आपस में फ्यूज हो जाती हैं, जिसकी मदद से वेसिकल के अंदर जो भी कंटेंट होता है, यहाँ पे प्रोटीन लिया गया है, हमने डाइजेस्टेड फूड लिया था, है ना, आप प्रोटीन भी ले सकते हो, तो जो भी सब्सटेंस है बेसिकली वेसिकल के अंदर वो क्या हो जाता है, सेल के बाहर चला जाता है, कुछ इस तरीके से। तो चाहे सेल के अंदर आना हो चाहे सेल के बाहर जाना हो, जो भी चीज़ हो उसको वेसिकल में पैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ इस तरीके से जो अपना पूरा एक टॉपिक था, सब टॉपिक था सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये होता है पूरा कंप्लीट। आई होप सबको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, सेल के अंदर या बाहर, 3 तरीकों से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक्टिव, पैसिव एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा, बल्क ट्रांसपोर्ट भारी, हैवी, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो लार्ज सब्सटेंसेस में जिनका ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का, उनका ट्रांसपोर्ट आप बोल सकते हो कि बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होता है। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस 2 तरह का होता है, फेगो एंड पिनोसाइटोसिस, है ना। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, पानी और न्यूट्रिएंट्स को अंदर लिया जाता है, और फेगोसाइटोसिस में किसी सॉलिड सब्सटेंस को अंदर लिया जाता है सेल के अंदर, ठीक है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सब्सटेंस ज़्यादा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप बोल सकते हो कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस दोनों टाइप्स हैं किसके, पैसिव ट्रांसपोर्ट के। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। अगले सेशन में मिलकर के हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल को, जो कि होगा सेल का दूसरा कॉम्पोनेंट, और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म को भी कर लेंगे डिस्कस। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब आप क्या करोगे, विजिट करिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कैसे, तो गूगल पे जाकर के आप टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे टाइप करके सर्च करेंगे आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज, जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होते हैं अवेलेबल। अब सपोज आपको देखना है एनटीएससी, तो एनटीएससी का ऑप्शन यहाँ पे आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के अंडर दिखाई देगा। तो जैसे ही आप एनटीएससी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे एनटीएससी के सभी सब्जेक्ट्स खुल करके आ जाएंगे। सपोज आपको देखना है केमिस्ट्री, तो आपने केमिस्ट्री सेक्शन से क्या करा है, साइंस सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना आपके सामने खुल जाएगा एनटीएससी केमिस्ट्री बाय विभूति खरे। तो सबसे पहला जो वीडियो होगा इसमें वो होगा सिलेबस ओवरव्यू का, जिसमें कि हमने एनटीएससी स्टेज 1 एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए आपको साइंस सब्जेक्ट में तीनों ही सेक्शंस में कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं उसके ऊपर हमने चर्चा करी थी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने खुल जाएगा क्या, आप बोल सकते हो कि सिलेबस ओवरव्यू का लेक्चर। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, उसका पहला लेक्चर खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो को दबाते जाइएगा और हमारे नए नए लेक्चर्स देखते जाइएगा। तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने का फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज मिलते हैं, प्लस यहाँ पे सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।